दोबारा से उबैद, जुबैर, आयशा, अरसलान, अरीशा। प्लीज आप मुझे एक बार रिकन्फर्म कर दें कि आप लोगों को आवाज, वीडियो, स्क्रीन सब क्लियर है। प्लीज एक बार सारे स्टूडेंट्स मुझे दोबारा से कंफर्म कर दें। चलें जी, दैट्स गुड। अच्छा जी, अब देखो ख्वातीन हज़रात, हमारी जो है आज पहली क्लास है इसकी, ट्रिपल ए की। सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न और कुछ चीजें पेपर के हवाले से हम लोग डिस्कशन करते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कौन से टॉपिक जो है ना हम उसको बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो पॉइंट ये है। अच्छा, हो सकता है कि मैं आपको हैंडआउट से स्टार्ट करवा दूं एक। तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, हैंडआउट्स मैं आप लोग को भेजता जाऊंगा इन द व्हाट्सएप ग्रुप, जो अभी तक है नहीं, लेकिन अभी मैं आपको जूम पे अटैच कर देता हूँ। पहले तो आज की डेट है टुडे 16 मार्च 2022, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास जो है पेपर, वो है आपके पास ट्रिपल ए यानी कि एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस। एंड आई डू बिलीव कि आप लोगों ने शायद एसबीआर पढ़ा हुआ होगा, आया ना। आप जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा। क्या आप लोगों ने, हाँ, पढ़ रहे हो, आप लोगों ने एसबीआर पढ़ा हुआ है जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप लोगों ने एसबीआर पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। क्योंकि उसकी रीजन ये है, मैं आपको बताऊं उसकी रीजन ये है बच्चों, कि आपके पास जो है ना, देखो डबल ए में आप लोगों को मैं बोला करता था कि आपकी F8 लेवल की, सॉरी F3 लेवल की अकाउंटिंग चाहिए। यहाँ पर हम थोड़े से बड़े हो गए, ठीक है। तो अब कौन सी अकाउंटिंग चाहिए होगी, एसबीआर लेवल की। तो लेकिन ट्रिपल ए अपने आप में भी कुछ है, तभी इन्होंने बिल्कुल लास्ट में पेपर रखा हुआ है ट्रिपल ए का। सो लेट्स नाउ डिस्कस सबसे पहले द पेपर पैटर्न। ऑनर वेदी, दिस इज अ लोकल लैंग्वेज, this is not the class in English language. If you are interested for English language, so you can WhatsApp us at directly. So we'll guide you accordingly. Okay. Honor Oibet, ठीक है। अच्छा जी, अब बेटा सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपके पास हम बात कर रहे हैं पेपर पैटर्न। Mr. Honor Obed, there is a separate classes for in English language. So WhatsApp at the administration number. They'll guide you accordingly. Okay. For English language class. अच्छा जी, पेपर पैटर्न सबसे पहला पॉइंट। आपको पेपर में 3 सवाल आएंगे, ठीक है। एक तो होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, जो कि होगा कितने नंबर का, 50 मार्क्स। मेरे ख्याल में बाकी पेपर में भी यही है, सही। अच्छा, इसमें 50 मार्क्स में आपके पास दो एरियाज स्प्लिट होंगे। 46 मार्क्स जो है वो होंगे आपके पास टॉपिकल, और जो 4 नंबर होंगे वो होंगे आपके प्रोफेशनल मार्क्स। आप लोगों ने कुछ सुना है कि बाकी प्रोफेशनल मार्क्स ट्रिपल ए और बाकी पेपर्स में भी ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो कब से ऐड होंगे? जो भी चेंजेस आती है ना एसीसीए में, वो हमेशा सितंबर से आती है। सितंबर से उनका, सितंबर, दिसंबर, मार्च और जून, ये एक चीज चलती है। फिर अगले साल सितंबर में कुछ और नई चेंज आ जाएगी, दैट्स इट। सो हर साल कुछ ना कुछ, जैसे आप लोग का जो एग्जाम है तो जून में होगा, तो उसके लिए वो चीज एप्लीकेबल नहीं, तो उसमें मैं बात भी नहीं कर रहा। अच्छा, आप जरा देखिएगा, इसमें आपके पास 46 टॉपिकल मार्क्स हैं, और जो आपके पास 46 टॉपिकल मार्क्स, और जो 4 नंबर है वो किस चीज के आपके पास, ये प्रोफेशनल मार्क्स है। अच्छा, प्रोफेशनल मार्क्स क्या है, इसमें इतना लंबा चौड़ा नहीं है। सॉरी, आज गला गला खराब है मेरा। तो उसमें आपके पास एक रिपोर्ट लिखनी है, क्या लिखनी है, एक रिपोर्ट लिखनी है। खैर वो कैसे मैं आपको बता दूंगा। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद आपके पास आएगा, ये तो हो जाएगा आपके पास सेक्शन ए। देन यू पीपल विल बी हैविंग सेक्शन बी, और इसमें आपके पास एक क्वेश्चन 2 होगा, एक क्वेश्चन 3 होगा। ऑब्वियसली ये कितने मार्क्स के होंगे, 25 और 25 मार्क्स के। कुल मिला के आपके पास कितने हो जाएंगे जी, 100 मार्क्स, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो ये, आप पेपर पैटर्न नोटिस करना चाहे कर ले, फिर मैं सिलेबस और फिर चीजों के ऊपर आ रहा हूँ, सही। सो इफ पीपल वांट टू नोटिस, सब इसको जरा देख लें। अभी जून में कोई पेपर दिया आप लोगों ने? ओ सॉरी, मार्च में एसबीआर दिया आपने?
अरीशा आप सही है कुछ? अरीशा अदनान आप सही हुआ कुछ? ठीक है। चले जी। अच्छा, अब बेटा अब हम लोग जो है हमारी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको सारे स्टूडेंट्स को पेपर सॉरी सिलेबस के हवाले से जरा गाइड कर दूं कि सिलेबस क्या है। ये मैंने पहले से सिलेबस आपको लिख के रखा हुआ है। अच्छा, एक चीज जरा ध्यान से सुनना। पेपर ट्रिपल ए के अंदर बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं विच आर वेरी इजी टू प्रिडिक्ट। विच आर व्हाट? वेरी इजी टू प्रिडिक्ट। और आप मानो या ना मानो, आपको अभी मैं बता दूंगा कि ऑलमोस्ट 30 से 50 नंबर कहाँ से एग्जामिन होते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, खुद सिलेबस में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप जरा देखिएगा, एक्सक्यूज मी, दिस इज द सिलेबस एरियाज। और सारे बच्चे इसको लिखेंगे। अभी सबसे पहले आप ये देखें, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एक मिनट वेट कीजिएगा, मुझे पहले डिस्कस करने दें, उसके बाद आप सारे बच्चे कॉपी करना। अभी कॉपी मत करना प्लीज। देखिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एथिक्स, प्रैक्टिस मैनेजमेंट। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने वो पढ़ा था कि ऑडिटर्स को भी कानून फॉलो करना पड़ता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक टॉपिक है, वो यहाँ पर मौजूद है। F8 में डबल ए में आप लोगों ने एथिक्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? याद होगा, कभी ना कभी आप लोग को एथिक्स पढ़ा था मैंने। वही एज इट इज एथिक्स मौजूद है, एज इट इज। लेकिन एक चीज ऐड हुई है, वो क्या है? प्रैक्टिस मैनेजमेंट। क्या चीज है आपके पास? प्रैक्टिस मैनेजमेंट। अब होता क्या है इस प्रैक्टिस मैनेजमेंट के अंदर, इस प्रैक्टिस मैनेजमेंट के अंदर आपके पास एथिक्स की चीजें हैं। और बस लेवल का फर्क आ जाता है कि F8 में जिस तरह हम लोग लिखते थे, यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा आपको लिखने की कोशिश करनी है, टाइप करना है, मेरा मतलब है। अब ये चीज जरा नोटिस कीजिएगा बेटा, ये जो 3 एरियाज हैं, ये मिलाकर कितने परसेंट आएगा आपको? 25 नंबर अप्रोक्सीमेटली। जिसमें से जिसमें से 8 से 15 नंबर सिर्फ किसके? एथिक्स के। नंबर टू है आपके पास प्लानिंग एंड एविडेंस। डू यू पीपल रिमेंबर ऑडिट प्लानिंग करते थे, रिस्क असेसमेंट? वो देखो F8 तो है ना, इस ट्रिपल ए के अंदर F8 है, थोड़ा सा SBR है, थोड़ा सा ट्रिपल ए खुद भी तो होगा। ठीक है। तो अब जरा प्लानिंग एंड एविडेंस में देखो कितने नंबर आते हैं? 40। 30 से 40 नंबर कहां से आएंगे? प्लानिंग एंड एविडेंस से। फिर उसके बाद आपके पास अदर असाइनमेंट्स है, क्या है मैं बताता हूँ आपको। 10 नंबर तक इससे आ जाता है। रिव्यू कंप्लीशन एंड रिपोर्ट में अप्रोक्सीमेटली 25 नंबर। और मेरे ख्याल में करंट इशू के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि करंट इशू कब आता है? जो एग्जाम से पहले अगर कोई करंट इशू चल रहा होता है तो वो आपके पास आ जाता है, सही है ना? तो उसके बारे से SBR में कभी करंट इशू आया आप लोग को? आया? आपके पेपर में कभी आता आपके टाइम पे? इस टाइम में आता?
अच्छा चलो खैर, वैसे करंट इशू का मतलब क्या होता है वो तो पहले से नहीं बताते ना, करंट इशू के लिए हमें एंड तक वेट करना पड़ता है, ठीक है। चले खैर, वो उसके हम लोग आपको उसको बता सकते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, आपको इस ट्रिपल ए के पेपर के अंदर, आपको इस ट्रिपल ए के पेपर के अंदर कौन सा एरिया जिसकी वेटेज बहुत ज्यादा नजर आ रही है? प्लानिंग एंड एविडेंस की आपके पास जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एरियाज आपके पास बहुत ज्यादा है। अच्छा एक ये जरा सुने, अदर असाइनमेंट्स में क्या चीज है, मैं इसको जरा डिस्कस कर रहा हूँ, फिर बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा, फिर आप कॉपी करेंगे। अच्छा अदर असाइनमेंट्स में क्या क्या चीज है, छोटी सी मिसाल, आप लोगों ने सोशल एंड एनवायरमेंटल ऑडिट का नाम सुना है? नहीं सुना तो यहाँ पर पढ़ लेंगे। अच्छा ये लफ्ज क्या लिखा हुआ है बेटा आप लोगों के पास, व्हाट इज रिटन, क्या लिखा हुआ है? अदर असाइनमेंट। ये ऑडिट नहीं है, क्या नहीं है, ये कुछ और है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये आपके पास ड्यू डिलीजेंस, डू यू पीपल नो व्हाट इज ड्यू डिलीजेंस? ड्यू डिलीजेंस का मतलब ये होता है कि जब कोई कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक कंपनी एक्वायर करनी है, आपने मुझे अपॉइंट किया और मैं आपके बिहाफ पे उस कंपनी को जज करके चेक करके आपको बता दूंगा, तो ये ऑडिट नहीं है। ऑडिट हमेशा किस चीज का होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ऑडिट किसका होता है जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है। अभी हम एक आधा पेपर सैंपल के तौर पे भी देख लेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि ये तमाम चीजें क्या है। लेकिन एक चीज नोटिस करें, ट्रिपल ए के अंदर हर एरिया एग्जामिन होता है, हर एरिया एग्जामिन होता है, जिसमें से बेटा 30 से 40 नंबर या 35 से 40 नंबर जो है वो आपके पास कहां से नजर आ जाते हैं? प्लानिंग एंड एविडेंस से। और एथिक्स मिला के तकरीबन आपके पास कितने नंबर है? 15 नंबर है। और ये टोटल एरिया मिलाकर कितने नंबर आता है? 25 नंबर आपके पास एग्जामिन हो जाता है। और अदर असाइनमेंट्स में बहुत सारे अदर असाइनमेंट्स हैं, आपको पता नहीं है कौन सा आ जाए, हो सकता है कोई एक आ जाए, ठीक है ना। तो ये है आपके पास सिलेबस वाली चीजें, आधी से ज्यादा चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं। प्रोसीजर्स बिल्कुल वैसे लिखते हैं जिस तरह आपको कभी एफ में सिखाए थे, ठीक है ना। एथिक्स बिल्कुल वैसे ही है, रिस्क बिल्कुल वही है, इनहेरेंट कंट्रोल डिटेक्शन। लेकिन फर्क क्या होगा, F8 लेवल से इफ आई डू कंपेयर विद दिस थिंग, तो उसमें आपके पास लेवल का फर्क आ जाता है। किसका फर्क आ जाता है? लेवल का। अब एक काम करें सारे स्टूडेंट्स, प्लीज इस सिलेबस को जरा कॉपी करें, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी सारे इसको जरा कॉपी कीजिएगा प्लीज। तो 1 2 3 4 5 6, वैसे आपके पास कितने एरियाज बन गए करंट इशू को छोड़ के? 6 एरियाज है। ये दिस इज योर सिलेबस राइट। और करंट इशू के बारे में, जैसे आपका पेपर जून में, तो ऐसा हो सकता है कि मई की लास्ट वीक में कोई करंट इशू आ जाए, ठीक है ना। तो वो एग्जामिनर के आर्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है ना करंट इशू, सही है ना। वो तो करंट इशू है कि इस वक्त क्या चल रहा है, सो इट मे बी पॉसिबल कि आपके पास में कोई आर्टिकल आ जाए जिसमें करंट इशू एग्जामिन कर ले। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद कुछ आ जाएगा, पता नहीं, ऐसा लग रहा है क्योंकि इतना ऐसा आया नहीं है ना करंट इशू। जब आएगा, जबकि जब देखी जाएगी। अच्छा अब एक चीज है, आपके पास खवातीन हजरात, आपके पास जो है सवाल नंबर 1, जो पहला सवाल है आपके पास, वो कितने नंबर का है? 50 नंबर का। उस 50 में से 4 नंबर किस चीज के? प्रोफेशनल मार्क्स के। और वो भी आपको पता है क्या, एक रिपोर्ट लिखनी होगी आपको। क्या लिखनी होगी? और कुछ नहीं, सिर्फ रिपोर्ट का फॉर्मेट है। क्या रिपोर्ट का फॉर्मेट है? मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, और ये बात आप लाजमी लिखेंगे। आप लिखेंगे बेटा नेचर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 की नेचर क्या है, नेचर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेचर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास जो है 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या है? 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स। और एक बात जरा सुनिएगा, ट्रिपल ए को पढ़ने पढ़ाने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे मैं आपको बताऊं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपके पास बेटा 3 जो है, 3 आपके पास मेजर रिक्वायरमेंट्स है, 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स, जिसमें से एक आपके पास लाजमी आएगी रिस्क असेसमेंट की। किसकी आएगी? रिस्क असेसमेंट की। थोड़ा नाम धुंधला धुंधला सा याद है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क है। रिस्क असेसमेंट लाजमी आएगा। पहला ही क्वेश्चन कौन सा होगा? रिस्क असेसमेंट का। दूसरा इसमें आपके पास होंगे बेटा प्रोसीजर्स। क्या होंगे? प्रोसीजर्स। दूसरी रिक्वायरमेंट आपके पास होगी बेटा क्या? ऑडिट प्रोसीजर्स। और फिर है आपके पास एक और रिक्वायरमेंट जो है आपके पास एथिक्स की। और फिर है आपके पास पता नहीं, अदर एरियाज। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये वाली जो चीजें हैं ये आपके पास मोस्टली एग्जामिन होती हैं। क्या होती है? मोस्टली एग्जामिन्ड। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एथिक्स का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएगा। लेकिन एक बड़े काम की बात है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाँ ऑलमोस्ट, अभी हम रैंडमली कोई पास पेपर खोल के देख लेते हैं, आपको समझ भी आ जाएगी। बेटा ये जो टॉपिक है ना रिस्क असेसमेंट, ये आपके पास ऑलमोस्ट नजर आ जाएगा 20 से 25 नंबर का। पेपर पास करने के लिए, मैं सिर्फ फिलहाल पास की बात कर रहा हूँ ना, पेपर पास करने के लिए कितने नंबर है? 50। उस 50 में से 25 नंबर कहां से आएंगे? रिस्क। तो इसका मतलब सबसे बुनियादी, और मैं आपको एक हकीकत बात बताऊं, यही वो एरिया है विच डिसाइड्स यू पास और फेल। मतलब पास या कम पास, ठीक है, कम नंबर से, लेकिन पास इंशाल्लाह हो जाएंगे। अच्छा, प्रोसीजर्स और रिस्क असेसमेंट। और जो आपके पास प्रोसीजर्स हैं वो ऑलमोस्ट कितने नंबर के आएंगे? प्रोसीजर्स आपके पास ऑलमोस्ट 6 से 10 नंबर तक के आ सकता है। ठीक है, 6 नंबर या 10 नंबर आपके पास आ सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वेटेज है इन एग्जामिनर की, वो आपके पास कौन से टॉपिक पे ज्यादा है? रिस्क असेसमेंट पे। पहला सवाल आपको आएगा, अच्छा एक अटेम्प्ट में मुझे याद है 32 नंबर का रिस्क आया था। कितने नंबर का? 32 नंबर है रिस्क असेसमेंट। अब एक चीज, डू यू पीपल रिमेंबर F8 में क्वेश्चन कैसे आता था? हम लोग ऐसे 2 कॉलम्स बनाते थे, याद है? एक क्या होता था? रिस्क, और उसका क्या होता है? रिस्पॉन्स। यही करते हैं। यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं, सिर्फ रिस्क आएगा। क्या आएगा? एक्सप्लेन द ऑडिट रिस्क, दैट्स इट। और तरीकेकार वही है जो मैंने आपको F8 में सिखाया था, लेकिन लेवल थोड़ा सा इसमें बढ़ जाएगा। तो रिस्पांस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रिस्क होगा। मैं आपको इसका एक मॉडल या सैंपल पेपर जो आप कहते हैं मैं उसको दिखाता हूँ आपको। ये 1 मिनट वेट कीजिएगा। लास्ट टाइम से यहाँ से उठा देता हूँ कुछ। ये जरा देखें, ये मैंने आपके सामने पेपर एक डिस्प्ले कर दिया है। 2018 का पेपर है, ठीक है। 2018 का पेपर आपके पास मैंने रैंडमली ओपन कर दिया, जरा ध्यान से देखिएगा। एक्सक्यूज मी, पहले पेपर को जरा विजिट कर लेते हैं। अच्छा एक मिनट, आप सारे स्टूडेंट्स जो भी पढ़ रहे हैं, आपने प्रोफेशनल का कोई ना कोई पेपर तो अटेम्प्ट किया है ना? तो बड़े बड़े सवाल देके आपको उल्टी तो नहीं आएगी, ठीक है ना? कोई वोमिटिंग तो नहीं होगी, सबको पता है कैसा है। अब बेटा यहाँ पर क्या है, ये ये देखें, क्वेश्चन सेक्शन ए, 1 क्वेश्चन इज कंपल्सरी एंड मस्ट बी अटेम्प्टेड। अब जरा ध्यान से सुने, ये कंपनी का बैकग्राउंड है, ठीक है, कंपनी का बैकग्राउंड है। 46 नंबर। अच्छा, ये आपको पता है कि हमारे हर आंसर, हमारा जो हर क्वेश्चन है वो एग्जिबिट्स पर होता है, ठीक है ना? एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 2, एग्जिबिट 3। आपको फॉलोइंग एग्जिबिट्स नजर आ रही हैं, और 1 2 3 4 5 रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शंस, 46 मार्क्स पर 4 नंबर किस चीज के? वही लॉजिकल फ्लो के। अब ये जरा देखो, ये एग्जिबिट नंबर 1 है। और अच्छा, ये इसको फिलहाल आप छोड़ें, आपको इसी तरीके से आंसर करना है। आपको ईमेल आएगी, क्या आएगी? ईमेल। और बेसिकली आप ईमेल को रिस्पॉन्ड कर रहे हो। किसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो? तो ईमेल को जो रिस्पॉन्ड करने का जो फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे, उसके 4 नंबर है।
सही है। नाउ अभी जरा गौर से देखिएगा पार्ट ए। बेटा पार्ट ए जरा देखो कितना नंबर क्या लिखा हुआ है। सिर्फ नहीं ज्यादा नहीं पढ़ा, जितना हाईलाइट किया वही। क्या लिखा? इवैल्यूएट व्हाट? ऑडिट रिस्क। नंबर चेक कर, 24 नंबर। किस चीज के? सिर्फ रिस्क के। 6 नंबर पे आ जाओ, ऑडिट प्रोसीजर। 24 और 6 कितने हो गए? 30। ये 30 नंबर बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ किस चीज के पूछे गए हैं? रिस्क एंड प्रोसीजर, रिस्क एंड प्रोसीजर। और फिर आगे आप देखो, ये कुछ और चीज है, ये कुछ और चीज है। फिलहाल मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा, इसको फिलहाल आप जाने दें, ठीक है। लेकिन पॉइंट टू बी नो, अच्छा फिर आगे चलेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन ही चलता जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपके पास ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, और ये कोई और रिक्वायरमेंट है, इसमें फिलहाल हम नहीं जा सकते। ये देखो एथिक्स आ गया, कितने नंबर का? 8 नंबर का एथिक्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं था, लेकिन कुछ किसी जगह क्वेश्चन 1 में होता है, किसी जगह क्या होता है? क्वेश्चन 2 में। लेकिन इफ यू से दैट क्वेश्चन नंबर 1 इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन दीज टू टॉपिक्स। हेवीली डिपेंडेंसी किस पर है? इन दीज टू टॉपिक्स, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 30 नंबर बन जाते हैं, कभी कभार 35 भी बन जाते हैं इसमें से, सही है। अच्छा जी, उसके बाद आप आगे बढ़े। सो दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये अदर असाइनमेंट्स का, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, और ये कुछ और है क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर 10 नंबर। ये तमाम चीजें, कहने का मतलब क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। कहने का मकसद ये है कि हमारा जो मेजर फोकस होना चाहिए, वो मेजर फोकस किस पर होगा? रिस्क असेसमेंट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, वैसे फोकस तो पूरे क्वेश्चन पूरे पेपर के ऊपर आपने करना है। अच्छा, अब एक और छोटी सी बात आपको बताऊं, फिर इसको आप कॉपी करेंगे। यार जो भी फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स होती हैं, उस फर्म की होती है एक नॉर्मल हायरार्की। क्या होती है फर्म की? क्या होती है? नॉर्मल हायरार्की, ठीक है। मैं आपको हायरार्की बताऊं। सबसे पहले तो एक साहब होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं ऑडिट पार्टनर। क्या होता है? ऑडिट पार्टनर। इसके नीचे आपके पास आता है ऑडिट मैनेजर। कौन आता है? ऑडिट मैनेजर। फिर उसके नीचे आ जाओ तो आपके पास आ जाता है ऑडिट सुपरवाइजर। फिर और नीचे आ जाओ तो आपके पास आता है ऑडिट सीनियर। फिर आ जाओ तो आपके पास आता है ऑडिट जूनियर। ऑडिट जूनियर, या जिसको आप बोल सको ये आपका ट्रेनी है, ठीक है। यानी कि आप जरा ध्यान से सुनना, ये जो पार्टनर है ये क्या देता है आपको? ओपिनियन। अब ध्यान से सुनना, एक तो बेटा जूनियर है, फिर सीनियर है, फिर सुपरवाइजर है, और इस पूरे कोर्स में ये आप लोग हो, यू पीपल। आप लोग हमारे ट्रिपल ए में कौन सा रोल अदा कर रहे हो? ऑडिट मैनेजर का। मैं आपको एक और बात बताऊं, जब आप F8 पढ़ रहे होते थे ना, क्योंकि F8 में उतना स्टूडेंट का वो माइंडसेट नहीं हो रहा होता, तो इस तरह की कभी बात। F8 में हम यहाँ तक ही होते हैं बस। F8 में हमारा रोल कहाँ तक होता है? याद है कि भाई दिस इज आवर रोल। लेकिन अब वी आर नाउ एट द स्ट्रेटेजिक लेवल, और हम लोग यहाँ पर किस चीज का रोल अदा कर रहे हैं? यहाँ पे ऑडिट मैनेजर का, ठीक है। अब एक छोटी सी बात जरा सुनिएगा गौर से। सपोज करो भाई, यू पीपल, आप जितने ऑनलाइन बच्चे और यहाँ पे जो बैठे हैं, बेटा आप सारे लोग जो है ना, आप ऑडिट मैनेजर, और मैं हारिस आपका जूनियर हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना, आप लोग कौन हो? और मैंने। अब मुझे छोटी सी बात बताओ, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कौन लगाएगा? मैनेजर या सीनियर जूनियर? जी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कौन करेगा? मैं करूंगा। प्रोसीजर्स पता है कौन लगाते हैं? वो ये लोग लगाते हैं, सीनियर जूनियर जो फील्ड पे होते हैं। आप पता है आप इस वक्त सीनियर हो, कौन हो? तो यहाँ पर माइंडसेट बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। मैं सबूत इकट्ठे करके आपके पास लेकर आऊंगा, आप कौन? मैनेजर। आप मेरे लिए वे एविडेंसेस को इवेल्युएट करोगे। क्या करोगे? मेरे दिए हुए एविडेंसेस को क्या करोगे? इवेल्युएट करोगे। यानी कि यानी कि जो भी बेटा आपके पास सबूत आ रहे होंगे, जो भी बेटा आप लोगों के पास क्या आ रहे होंगे, सबूत आ रहे होंगे, तो आपने उन सबूतों को क्या करना है? इवेल्युएट करना है। यानी कि आप इस कंटेक्स्ट में, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं इस कंटेक्स्ट में, आपको प्रोसीजर से ज्यादा इवेल्युएशन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? इवेल्युएशन की। जिसकी तो मैं आपको एक और मिसाल दूं, ये जरा देखिएगा। ये कैन यू पीपल रीड, शुरू का जितना मैं हाईलाइट करूंगा उतना ही रीड करना है। सबर, ये देखो ये क्या लिखा है? कमेंट ऑन व्हाट? क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। वेट करना, ये जो हाईलाइट की हुई चीज है इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? आगे प्लीज मत करना। लिखा हुआ है परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, इसका मतलब है कि ऑडिट कर रहे हो या ऑडिट हो चुका है? ऑडिट हो चुका है। तुम कौन? मैनेजर।
यानी कि आपको याद होगा कभी आपने F5 पढ़ा था तो उसमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट पढ़ते थे, है ना। इस वक्त बेटा मैं जूनियर हूं, मैं ऑडिटर हूं, मैंने सारा ऑडिट परफॉर्म कर लिया है, आपके पास वर्किंग पेपर फाइल लेकर आया हूं। आप ये चेक करोगे यार हरीश तुमने ऑडिट कैसे किया, ऑडिट कैसे किया, तो आपने ऑडिट की परफॉर्मेंस को जज करना है। यानी कि ट्रिपल ए के अंदर आपका जो रोल होगा वो परफॉर्मर के बजाय इवैल्यूएटर का रोल ज्यादा है। किसका रोल ज्यादा है? तो माइंडसेट शुड बी अकॉर्डिंगली, माइंडसेट शुड बी अकॉर्डिंगली हमारा सेट होना चाहिए। अब आई वांट यू पीपल के सारे बच्चे इसको प्लीज जरा नोट डाउन करो, इसको भी नोट डाउन करो, और ये दोनों पेजेस बेटा सारे बच्चे नोट डाउन कीजिएगा। जी, सो योर रोल, हु आर यू इन दिस ट्रिपल ए पेपर, हु आर यू? ऑडिट मैनेजर। ये आप लोग ऑडिट मैनेजर होगे। अच्छा, आप ओपिनियन देने वाले नहीं होगे, ठीक है ना। यू आर एट द सेकंड लास्ट स्टेज ऑफ द क्या नाम है, ऑडिट फ्रॉम हायरार्की। क्योंकि उसके बाद जो अल्टीमेट स्टेज होगी ऑडिट फ्रॉम हायरार्की के अंदर, उसमें आपके पास कौन सा होंगे? वो ऑडिट पार्टनर जिन्होंने ओपिनियन देना है, ठीक है। तो हमारा रोल वुड बी ऑडिट मैनेजर इन मोस्ट ऑफ द कंटेक्स्ट। और अगर आप ये चीज नोटिस करें, ये देखो, मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये देखो, सबसे पहले जो ईमेल आ रही है, ये क्या लिखा हुआ है? यू आर अ मैनेजर इन ऑडिट डिपार्टमेंट। और आपको ईमेल भी आ रही है। ईमेल किसकी तरफ से आ रही है? पार्टनर आपको ईमेल कर रहा है, ध्यान से सुनना, कौन ईमेल कर रहा है आपको? जी बेटा, कौन ईमेल कर रहा है? पार्टनर। और आपको पार्टनर के ईमेल का जवाब देना है। पार्टनर की ईमेल का। अब आप खुद सोचो, जिस तरह एक इदारे में डायरेक्टर होता है, तो डायरेक्टर मैनेजर से पूछता है ना कि बच्चे क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑडिट पार्टनर हूँ और तुम सारे स्टूडेंट जो है ना वो ऑडिट मैनेजर हो और आपके अंडर जूनियर्स हैं, तो मैं तो आप लोगों से पूछूंगा कि यार इन लोगों ने क्या काम किया है, तो आपको मेरी ईमेल का जवाब देना है। दैट इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। सो माइंडसेट शुड बी ब्रॉड इन दिस पेपर। चले जी,
ख़वातीन व हज़रात, अब एक और चीज है, इफ यू पीपल रिमेंबर, कभी ना कभी बेटा मैंने आप लोगों को ऑडिट की क्लास में एक चीज बताई थी, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑडिट साइकिल। क्या बोलते हैं, ऑडिट साइकिल। तो ऑडिट साइकिल में आपके पास क्या सिलसिला होता है, ऑडिट साइकिल में बेटा आपके पास सिलसिला क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है, जो ऑडिटर है वो अपॉइंट होता है। ऑडिटर क्या होता है, अपॉइंट। उसके बाद क्या होता है बेटा, ऑडिट इंगेजमेंट लेटर। याद आ रहा है, ऑडिटर सबसे पहले अपॉइंट हुआ, फिर क्या होता है, ऑडिट इंगेजमेंट। देखो साइकिल तो वही है ना, ऑडिट इंगेजमेंट लेटर। फिर उसके बाद बेटा आपके पास एक स्टेज आएगी, जिसको हम लोग क्या, कौन सी स्टेज बोलते हैं, प्लानिंग स्टेज आएगी। ठीक है, प्लानिंग स्टेज आएगी। फिर प्लानिंग स्टेज के बाद आप करते हो बेटा ऑडिट परफॉर्म। क्या करते हो, ऑडिट परफॉर्म। और ऑडिट परफॉर्म में दो चीजें आती हैं, एक आती है टीओसी, और एक क्या आता है आपके पास, सब्सटेंटिव। हाँ है ना, ये चीजें आप लोगों ने कभी पढ़ी थी। फिर उसके बाद आप करेंगे यहाँ पर रिव्यू स्टेज। अच्छा, टीओसी और सब्सटेंटिव, इधर जरा रुके। F8 में आपके पास टेस्ट ऑफ कंट्रोल का पूरा बाकायदा एक सवाल आता था, यस और नो। यहाँ पर टीओसी का सवाल नहीं आएगा। इतना सा हल्का फुल्का बीच में से हंसबे जाए का 2-3 नंबर की डिस्कशन हो गई तो हो गई, वरना नहीं है। मेजरली क्या है आपके पास, प्रोसीजर्स। खैर, आपको मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। उसके बाद बेटा आपके पास होगा रिव्यू स्टेज, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, रिव्यू स्टेज। और फिर उसके बाद क्या आ जाता है आपके पास, ऑडिट ओपिनियन आ जाता है, मेरा मतलब है ऑडिट रिपोर्ट आ जाती है, ऐसा ही है। अब यहाँ पर मैं नोट करके एक छोटा सा पॉइंट आपको लिख रहा हूँ। याद करो प्लानिंग स्टेज में हम लोग क्या क्या करते थे, याद है आइजा 315, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। नहीं याद है, कोई बात नहीं, आपने तो एफर्ट कब पढ़ा था, ये लास्ट ईयर वाले ना? नहीं, ये 2021 में ना, आपने एफर्ट काफी पुराना पढ़ा हुआ था, 20 में, कोरोना से पहले। ठीक है ना, और आपने भी, खैर बाकी जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ा था सितंबर में। अच्छा, अब देखिए एक छोटी सी, तो इसीलिए मैं क्या करूँ, शुरू की जो 1-2 क्लास होगी वो हल्की फुल्की सी, थोड़ा रिकैप भी जरूरी है ना। अब नोट करके मैं आपको ये बता रहा था कि जो आपके पास प्लानिंग स्टेज है, जो आपके पास कौन सी स्टेज है जी, प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज के अंदर ऑडिटर के बहुत सारे काम होते हैं। देयर आर देयर आर सम वर्क ऑफ ऑडिटर, बहुत सारे काम है, लेकिन उसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट काम, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क, वो है हमारा क्या, रिस्क असेसमेंट। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क है हमारे पास, रिस्क असेसमेंट। और एक चीज याद करें, मैं एफर्ट बार बार इसलिए याद दिला रहा हूं, क्योंकि उस वक्त आपका एक माइंडसेट मैंने आपको बताया था ना कि आपको स्केप्टिकल होना है, थिंक क्रिटिकली, अच्छा भी सोचे बुरा भी सोचे। तो यहाँ पर बिल्कुल वही चीज है। फर्क पता है क्या होगा, वहां पर आपको बेसिक बुक कीपिंग और F7 या F3 लेवल की अकाउंटिंग आया करती थी। यहाँ पर क्या आएगा, SBR लेवल की अकाउंटिंग आएगी, उसमें से आपको रिस्क निकालना है। आई बात समझ में, दैट इज द थिंग। अब सारे स्टूडेंट्स प्लीज इन दोनों पेजेस को भी कॉपी कीजिएगा, एंड देन शॉर्टली वी आर स्टार्टिंग अवर फर्स्ट टॉपिक। कौन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, रिस्क से। कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, अच्छा हायरार्की जरा सुन ले, एक्सक्यूज मी। सबसे पहले बेटा मैं आपको रिस्क का क्वेश्चन कराऊंगा, मेरा मतलब है रिस्क का टॉपिक, और क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ट्रिपल ए के अंदर आप सोचेंगे सर बुक पढ़नी है, वैसे बुक पढ़ते हो आप लोग, नहीं? बच्चे पूछते तो है, आप लोग भी मुझे आते शुरू में पूछते थे सर बुक कौन सी लें, एंड में पूछते थे सर पढ़े या नहीं पढ़े। ठीक है, ऐसे ही होता था ना। तो अभी भी यही होता है, पहले स्टूडेंट्स पूछते हैं सर बुक कौन सी लें, फिर वही बच्चे 1.5 महीने के बाद सर रमजान है बुक पढ़नी है या नहीं पढ़नी, इस तरह की चीजें होती हैं। एनीवेज, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फिर भी अगर आपको बेटा बुक पढ़ने का शौक है तो पढ़ना कैप्लन की। लेकिन एक चीज, एग्जाम किट आपके पास होनी चाहिए कैप्लन की। कौन सी होनी चाहिए, कैप्लन की। क्योंकि हाँ, कैप्लन की किट, क्योंकि अच्छा देखो, कोई भी किट हो, बीबीपी कैप्लन, उसके अंदर पास पेपर्स ही होते हैं। क्या होते हैं, कैप्लन वालों ने जरा लेटेस्ट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हैं, तो वो सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हमने करनी है वो करनी है, सही है। चले जी, अब इसको जरा नोट डाउन करें। और पहला जो टॉपिक अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है रिस्क असेसमेंट का, पहले इसको कॉपी कीजिएगा।
और आई होप सो आप लोगों की टाइपिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी इतने पेपर्स देने के बाद। हाँ, टाइपिंग प्रैक्टिस आप लोगों की अच्छी होनी ही चाहिए। जी, इज इट डन? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है बेटा, आप लोगों ने लिख लिया सबने? तो मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा ताकि मैं आगे जो है ना आपके पास ये चीज स्टार्ट कर सकूं। ठीक है। चले जी। अच्छा बेटा, अब हम लोग स्टार्ट करें, एक्सक्यूज मी, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ ट्रिपल ए क्लास। एक्सक्यूज मी, यहाँ तक बात क्लियर है? पेपर पैटर्न और तमाम चीजें जो भी है। अच्छा बेटा, अब हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और मैंने क्या करना है, सबसे पहले उस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। टॉपिक छोटा सा है। अच्छा, एक चीज है, टॉपिक्स यहाँ पे तादाद कम होती है लेकिन क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर क्वेश्चन, दैट्स इट, ठीक है ना? तो लेकिन ऑब्वियसली पहले हमें थोड़ी थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी। अब एक चीज है, जरा गौर से देखिएगा। F8 लेवल पर वो चीज नहीं थी। मैं रिपीट कर रहा हूं, F8 लेवल पर वो चीज नहीं थी, ट्रिपल ए लेवल पर है। और पेपर में 8 नंबर तक की आती भी है, 10 नंबर तक की आती भी है। सारे स्टूडेंट्स सबसे पहले एक इस तरह हेडिंग लिखेंगे, रिस्क। अच्छा, रिस्क आपके पास बेटा दो तरह के होते हैं। नंबर वन, एक होगा आपके पास बिजनेस रिस्क। कौन सा रिस्क होगा? जो कि F8 में एग्जामिन नहीं होता था, यहाँ पर एग्जामिन होता है। एक होता है बेटा बिजनेस रिस्क, और नंबर टू आपके पास होता है क्या? ऑडिट रिस्क। कौन सा रिस्क होगा? ऑडिट रिस्क। एंड इफ यू पीपल रिमेंबर, इन ऑडिट रिस्क, इफ यू पीपल बेटा रिमेंबर, इन ऑडिट रिस्क यहाँ पर आपके पास दो चीजें आती हैं। एक आता है आपके पास ROMM। यू नो व्हाट इज ROMM? हाँ, नहीं सर, क्या पता नहीं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स क्या होता है? और इसमें बेटा दो चीजें आती हैं, एक आता है इनहेरेंट रिस्क, और एक क्या आता है? कंट्रोल रिस्क। और एक चीज होती है इसमें डीआर। डीआर स्टैंड्स फॉर, सर ये भी आप बता दें। ओके, डीआर स्टैंड्स फॉर डिटेक्शन रिस्क। क्या चीज है आपके पास? मैं कोई फिलहाल एब्रीविएशन नहीं लिख रहा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क आर देयर इन आवर सिलेबस? टू टाइप्स। नंबर वन क्या है आपके पास? बिजनेस रिस्क। और नंबर टू क्या है? ऑडिट रिस्क। अच्छा, अब सारे इसको जरा साथ साथ कॉपी करें प्लीज।
और होता ये कि मैंने कुछ पास्ट एग्जाम पेपर से 2-3 एग्जांपल्स निकाली हैं, 2-3 ही बल्कि 6 एग्जांपल्स निकाली हैं आपको समझाने के लिए हैंडआउट की फॉर्म में। तो हम सबसे पहले उसको समझेंगे और फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता आगे प्रोसीड करेंगे। फिर डेफिनेटली आज तो नहीं, फ्राइडे को भी नहीं, 2-3 क्लासेस के बाद हमारे पास पेपर्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अच्छा, क्लासेस के टाइम आपको पता है ना डेज कौन कौन से, एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी कि आज क्या वेडनेसडे, नेक्स्ट क्लास कब होगी, फ्राइडे एंड देन मंडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ठीक है, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, फिर हस्बे जरूरत आगे एक्स्ट्रा क्लास जो होगी, नहीं सैटरडे संडे नहीं होगी। अच्छा मुझे इतना बता दें, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है प्लीज आप भी मुझे कंफर्म कर दीजिएगा ताकि मैं अकॉर्डिंगली टाइम अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहे तो करें। आप में से जॉब कौन कौन कर रहे हैं, आर डूइंग जॉब, आप नहीं, आपका ऑफिस कितने में छुट्टी हो जाती है, नहीं अच्छा कहाँ पर, किस जगह पे, अच्छा ऑफिस में पूछा था, अच्छा लैंडमार्क प्लाजा, ठीक है। और बाकी आप लोग जो है बेटा जॉब कर रहे हैं, 5:30 6 बजे तक आप लोग फ्री हो जाते हो। सो इसका मतलब ये है कि क्लास 6:30 का टाइम ही सही है ना फिर इसका मतलब, या 6 बजे करें, 6 बजे आना जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, चलो ठीक है, एक आध दिन और देख लेते हैं फिर हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा बेटा सबसे पहला पॉइंट जो ये है आपके पास दो तरह के रिस्क है ना, एक है बिजनेस रिस्क और दूसरा क्या है आपके पास ऑडिट रिस्क। यहाँ तक बात क्लियर होती है। अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, जरा देखिएगा सबसे पहला पॉइंट है आपके पास बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क, एक मिनट यार, ये जो बिजनेस रिस्क है इसको अब मैं शॉर्टकट में BR बोलूंगा, बिजनेस रिस्क। ये आपको हर अटेम्प्ट में नहीं मिलेगा, हर अटेम्प्ट में नहीं मिलेगा, किसी अटेम्प्ट में आता है, किसी अटेम्प्ट में नहीं आता, और आता है तो ये 10 नंबर तक का आता है, 8 नंबर तक का आता है, सही है। अब एक चीज बहुत ज्यादा हाई लेवल अटेंशन से सुनिएगा, बिजनेस रिस्क क्या है। थोड़ी देर के लिए आप स्टूडेंट्स भूल जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, थोड़ी देर के लिए आप स्टूडेंट्स भूल जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, यू हैव टू फोकस ऑन द बिजनेस ओनली, यू हैव टू फोकस ऑन द बिजनेस ओनली। अच्छा सर ये बिजनेस रिस्क क्या है, BR का बेसिकली मतलब ये होता है what can go wrong in the business, what can go wrong, क्या गलत हो सकता है इन द बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात नहीं कर रहे, ये जो ऑडिट रिस्क है बेटा ये फोकस किस चीज के ऊपर करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। लेकिन व्हाट कैन गो रॉन्ग इन द बिजनेस, आपके कारोबार में क्या गलती हो सकती है। अच्छा बिजनेस रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क का मतलब होता है देयर इज अ रिस्क, देयर इज अ व्हाट, देयर इज अ रिस्क कि आपकी कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पाएगी, क्या नहीं अचीव कर पाएगी, ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर क्या है मेरे साथ साथ लिखेंगे, देयर इज अ रिस्क दैट, there is a risk that the company is not able to achieve its objectives. The company is not able to achieve its what beta objectives. बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है कि देर इज अ रिस्क, देर इज अ पॉसिबिलिटी। और कभी भी आप लोग बिजनेस रिस्क या कोई भी रिस्क लिखते वक्त फतवा नहीं दोगे, हमेशा लफ्ज यूज करेंगे मे बी, माइट बी, व्हाट कैन गो रॉन्ग इन द बिजनेस। और इसका मतलब क्या है बेटा, देर इज अ रिस्क दैट द कंपनी इज नॉट एबल टू अचीव इट्स व्हाट ऑब्जेक्टिव, कि आपकी कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रही। ये आपके पास क्या है, एक बिजनेस रिस्क है, बिजनेस रिस्क। अच्छा अब सर हमें क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको बेटा क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, उसकी इंशाल्लाह ताला भी एक एक्सरसाइज भी करेंगे जो हैंड आउट आप लोग को दिया हुआ है। अच्छा जो ऑनलाइन बच्चे बेटा आप लोग को भी मैं हैंड आउट अभी सेंड कर दूंगा। अच्छा होता क्या सिलसिला है जरा ये सुनिएगा, आपको बेटा पेपर में एक सवाल आएगा, बड़ी सी केस स्टडी दी हुई होगी, 10 नंबर 8 से 10 नंबर का पेपर में सवाल आ सकता है और बोलेगा इवेल्युएट द बिजनेस रिस्क, क्या बोलेंगे, इवेल्युएट व्हाट, बिजनेस रिस्क। आई रिपीट, आपको बोला जाएगा बेटा इवेल्युएट द बिजनेस रिस्क, ठीक है। अब एक चीज यहां पर what can go wrong in the business। अच्छा when you are talking about the business risk, beta when we are talking about the business risk, तो यहां पर मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख कर रहा हूं, नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में नहीं सोचना है आज का दिन, फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही होंगी। अच्छा बिजनेस रिस्क के अंदर आपके पास 3 किस्म के रिस्क आते हैं,
बिजनेस रिस्क के अंदर कितने किस्म के रिस्क आएंगे आपके पास? 3 किस्म के रिस्क आएंगे। कौन कौन से रिस्क आएंगे? एक आएगा आपके पास फाइनेंशियल, एक आएगा आपके पास ऑपरेशनल, और एक आएगा आपके पास नॉन कंप्लायंस। प्लीज ये लिखिएगा साथ साथ, नॉन कंप्लायंस रिस्क। एक आएगा आपके पास फाइनेंशियल रिस्क, दूसरा आपके पास क्या आएगा? ऑपरेशनल, और तीसरा क्या आएगा आपके पास? नॉन कंप्लायंस। अब सबसे पहला पॉइंट तो ये है बेटा फाइनेंशियल रिस्क। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपके पास? फाइनेंशियल रिस्क। अच्छा, रिस्क का मतलब क्या है जरा मुझे बताएं, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिस्क? रिस्क का मतलब क्या है? कि क्या गलती है या गलती हो सकती है? फतवा तो हमने देना ही नहीं है ना, क्या गलती है या गलती हो सकती है? हो सकती है। गलती है नहीं बेटा, गलती हो सकती है। अब मुझे एक छोटी सी बात ये बताइएगा यार, ये बिजनेस रिस्क है। कौन सा रिस्क है? बिजनेस रिस्क। उसमें 3 तरह के रिस्क आपको नजर आ रहे हैं। 3 तरह के आपको बेटा रिस्क नजर आ रहे हैं, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और नॉन कंप्लायंस। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय द टर्म फाइनेंशियल रिस्क? बेटा फाइनेंशियल रिस्क का मतलब यहाँ पर यह आ जाता है कि आपकी कंपनी को पैसों का मसला है। किसका मसला है? एग्जाम्पल, कैन यू गिव मी एनी एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क? आपकी कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, फाइनेंशियल रिस्क है। सर हमारे पास जो कॉस्ट का बर्डन है वो क्या है? बर्डन है, फाइनेंशियल रिस्क है। सर हमारे पास जो है वो कैश फ्लो का मसला है। किसका मसला है? कैश फ्लो प्रॉब्लम है। कौन सा रिस्क है आपके पास? फाइनेंशियल रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब ये है कि आपकी कंपनी के पास पैसा नहीं है। क्या नहीं है? या पैसों की शॉर्टेज नजर आ रही है। प्लीज इसको नोट डाउन करें साथ साथ। आपके पास बेटा यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का मसला आ सकता है। वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम बेटा आपके पास आ सकती है। यहाँ पर बेटा आपके पास करेंसी एक्सचेंज का एक मसला नजर आ सकता है। करेंसी एक्सचेंज ये बेटा आपके पास क्या हो सकती है? एडवर्स हो सकती है करेंसी एक्सचेंज। ठीक है। हाँ जी, लोन एग्रीमेंट आपने ब्रीच किया एंड ऑल दैट स्टफ। तो कहने का बेटा मकसद क्या है आपके पास? कहने का बेटा आपके पास मकसद क्या है कि जो आपके पास फाइनेंशियल का मतलब है ये कि किन किन तरह से बेटा, किन किन तरह से आपके पास मसले आ सकते हैं पैसों के। प्रॉफिट नहीं है, कैश फ्लो के मसले, वर्किंग कैपिटल अच्छा नहीं चल रहा आपके पास, करेंसी एक्सचेंज क्या क्या आ गया आपके पास? एडवर्स, मतलब डॉलर महंगा हो गया, सस्ता हो गया। ये सब चीजें क्या है? फाइनेंशियल रिस्क है। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, यू पीपल हैव स्टडीड F9 FM, तो आपने एक चीज पढ़ी थी ना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, फॉरेक्स पढ़ा था ना F9 के अंदर, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पैसों का मसला हो सकता है, तो उसलिए वो हेजिंग करते हैं। क्या करते हैं? फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो बिजनेस का रिस्क मैनेजमेंट है। क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। हम ये चीजें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ट्रिपल ए इस थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड किस्म का पेपर, सही है। अब फाइनेंशियल रिस्क में ये सारे मसले मसाइल आपको नजर आ गए। दूसरा क्या बेटा आपके पास? नंबर 2। नंबर 2 क्या चीज है आपके पास? ऑपरेशनल रिस्क। एक हेडिंग लिखेगा सारे स्टूडेंट्स, ऑपरेशनल रिस्क। बेटा ऑपरेशनल रिस्क, अगर मैं आपको ऑपरेशनल रिस्क की एग्जांपल्स बोलूं, बेटा ऑपरेशनल रिस्क का मतलब पता है क्या है? ऑपरेशनल रिस्क का मतलब यह है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एक्टिविटी को ऑपरेट नहीं कर पा रही है। क्या नहीं कर पा रही है? ऑपरेट। मिसाल, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इस वक्त, मेरे लिए ऑपरेशन क्या है? टीचिंग, पढ़ाना। कब मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा? इवन दो आई एम प्रेजेंट एंड आई कैन नॉट टीच। कब? प्रोजेक्टर नहीं है, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन स्टूडेंट से नेट का मसला है, या फॉर एग्जांपल लाइट चले गई है, या किसी किस्म की भी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स है, दैट द लेबर इज देयर, द मटेरियल इज देयर, द मशीन इज देयर, बट इवन दो यू कैन नॉट ऑपरेट योर एक्टिविटी, तो उस रिस्क को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क का मतलब क्या होता है? ऑपरेशनल रिस्क का मतलब ये होता है कि रिस्क है, रिस्क दैट कंपनी इज नॉट एबल to operate its business activities। ठीक है। एग्जाम्पल ये कि आपके पास यार लेबर इशू है। कौन सा इशू है? लेबर इशू। एग्जाम्पल आपके पास मशीन का इशू है। एग्जाम्पल आपके पास ऑनलाइन बिजनेस है, तो बेटा आपके पास इंटरनेट का इशू है। ठीक है। हो सकता है बेटा आपके पास सप्लायर का इशू आ गया। अच्छा, सप्लायर इशू का मतलब क्या है? सप्लायर रॉ मटेरियल नहीं दे रहा, तो क्या आप प्रोडक्शन कर सकोगे? बिल्कुल भी नहीं। सप्लायर रॉ मटेरियल बेटा, प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा, एनी कॉन्स्ट्रेंट
एनी टाइप ऑफ व्हाट बेटा, कॉन्स्ट्रेंट। तो ये आपके पास कौन सा रिस्क हो गया जी, ऑपरेशनल रिस्क है। तीसरा है आपके पास नॉन कंप्लायंस का रिस्क। तीसरा बेटा कौन सा रिस्क है, नॉन कंप्लायंस का रिस्क। नॉन कंप्लायंस के रिस्क में क्या चीजें हैं बेटा, नॉन कंप्लायंस रिस्क का मतलब ये होता है कि रिस्क है कि आपकी कंपनी कानून फॉलो नहीं कर रही, रिस्क दैट कंपनी इज नॉट कंप्लाइंग विद लॉज एंड रेगुलेशंस। बेटा अगर मैं आपकी एक छोटी सी एग्जांपल बताऊं, कौन सा कानून कंपनी फॉलो नहीं कर पाएगी यार, बहुत सारे कानून, आपने F4 का पेपर नहीं पढ़ा, इतने सारे तो कानून है। हो सकता है कंपनी टैक्स का लॉ फॉलो नहीं कर रही है, हो सकता है आपकी कंपनी जो है वो एम्प्लॉयमेंट लॉ फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है ना। हो सकता है आपकी जो कंपनी है वो इन्वायरमेंटल लॉ फॉलो नहीं कर रही है, इन्वायरमेंटल लॉ एक्सेट्रा। बेटा आपके पास किसी किस्म के भी, व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू थिंक ऑफ द बिजनेस रिस्क, तो बेटा बिजनेस रिस्क में आपने कितने एरियाज के बारे में सोचना है, तीन चीजों के बारे में। कौन कौन सा, क्या नाम बताया मैंने अभी तक आपको, तीन एरियाज के। एक है आपके पास कौन सा, फाइनेंशियल रिस्क है, और दूसरा कौन सा बेटा आपके पास, ऑपरेशनल, और तीसरा कौन सा है आपके पास, नॉन कंप्लायंस। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन विजिट करवाना चाहूंगा, वो क्वेश्चन हम देखेंगे, उसके बाद जो हैंडआउट मैंने आपको भी जो देना है, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, बेटा आप लोगों के पास ये चैट बॉक्स में एक लिंक आ रहा है, प्लीज इस लिंक को आप एक्सेस करके हैंडआउट अपने पास डाउनलोड कर लेना। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं बेटा, आपकी चैट पे एक लिंक मैंने सेंड किया है, सो यू कैन एक्सेस देयर और डाउनलोड कर लेना उस हैंडआउट को। और इस हैंडआउट में मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखा, दो तीन पांच पेपर की अच्छी अच्छी बातें उठा के मैंने लिख दी है, सही है। मतलब हम एग्जाम क्वेश्चन ही आज ही कर रहे हैं, एग्जाम क्वेश्चन नहीं है, कुछ दो छह एग्जाम्पल्स मैंने उठाई है। तो बेटा बिजनेस रिस्क, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या, अच्छा आप लोगों ने मार्किंग स्कीम पढ़ी है कभी, मार्किंग स्कीम, टेक्निकल आर्टिकल्स और एग्जामिनर रिपोर्ट्स, ये लाजमी पढ़ा करें, मार्किंग स्कीम के हिसाब से चलेंगे इसमें। अच्छा अब खवातीनो हजरात, तीन तरह के रिस्क है बिजनेस रिस्क में, और वो कौन कौन से रिस्क है, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और नॉन कंप्लायंस। अब मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले तो I would like to show you people the exam kit 2022 की है, ये मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में भी पड़ी हुई है, तो मैं आपको ये सॉफ्ट कॉपी में भी भेज दूंगा। चलो इत्तेफाक की बात है, सही क्वेश्चन ही खुल गया। ये देखो सबसे पहला पॉइंट, ये देखो खवातीनो हजरात, ये आपके पास बेटा ये क्वेश्चन एक नजर आ रहा होगा, कनौली कंपनी एग्जाम किट से आपको नजर आ रहा है। सारे बच्चे बेटा जरा ये देखिएगा इसमें, ये देखो पार्ट ए, कितने नंबर है, पहले ये चेक करो, नंबर चेक करो कितने हैं? लिखा क्या, इवेल्युएट द सिग्निफिकेंट व्हाट बिजनेस रिस्क, और इवेल्युएट सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, यानी कि ROMM, सही है। कितने नंबर है बेटा, 20, 20 और 12 कितने नंबर, 32, जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, इत्तेफाक से वही क्वेश्चन खुला है, मेरी इंटेंशन ही नहीं थी खोलने की, नजर आ गया। ऑडिट प्रोसीजर आपके पास 7 नंबर, इसको तो छोड़े। बेटा सबसे पहला पॉइंट आप ये लफ्ज चेक करो, उसने पूछा क्या आपसे सबसे पहले, बिजनेस रिस्क, के इस कंपनी के कारोबार को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जंप लगाना। मुझे याद करके बताओ, इफ यू रिमेंबर, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या एक ऑडिटर क्लाइंट एंटिटी को समझता है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, आइजा 315, वो कोई बात नहीं, आइजा के नाम मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले क्या चीज है कि आपको उस कंपनी के, आपको उस कंपनी के सबसे पहले बिजनेस को समझना होगा। किसको हुई है? अभी अभी कर देता, हाँ चलो, आपको सबसे पहले उस बिजनेस को समझना होगा, फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझते हैं, सही है ना। तो आपके पास, अच्छा ये जो क्वेश्चन है बिजनेस रिस्क का, ये हर दफा नहीं आता, एक आधा टाइम छोड़ के आ गया आ गया, नहीं आया नहीं आया, लेकिन रिस्क तो आएगा ही आएगा, सही है, रिस्क तो आएगा ही आएगा। तो इवेल्युएट द सिग्निफिकेंट बिजनेस रिस्क, ये आपका एग्जाम क्वेश्चन होगा। अब इधर आए जरा सारे स्टूडेंट्स, एक हेडिंग लिखिएगा इस तरह, बेटा एक हेडिंग लिखिएगा आपके पास, एग्जाम फोकस, एग्जाम फोकस। बेटा आपके पास एक केस स्टडी आएगी, एक मिनट, ये पहले करके सर को अटेंड करो।
साइन छोड़ो, साइन हम आगे ऑनलाइन तो अच्छा, तो यहाँ पे अटेंडेंस ले रहे थे इसलिए। अच्छा बेटा जरा ध्यान से सुनना, आपको एग्जाम फोकस में बेटा एक केस स्टडी मिलेगी, और केस स्टडी की आपको बेटा एक रिक्वायरमेंट क्या आएगी, जरा ये सुनिएगा। रिक्वायरमेंट आएगी इवेल्युएट द बिजनेस रिस्क। इवेल्युएट द व्हाट? बिजनेस रिस्क, ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, और आपको एक चीज हमेशा से देखो याद है कि जब कभी भी मैं आपको करवाता हूं तो आंसर अप्रोच ड्राफ्टिंग स्टाइल, आंसर का जो ड्राफ्ट है, आंसर की जो ड्राफ्टिंग है बेटा वो तो आपको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आंसर की ड्राफ्टिंग आपको सीखना बहुत जरूरी है, यस और नो? आपको थोड़ा बहुत तो याद होना चाहिए कि मैंने आपको कभी ना कभी एफएड में ड्राफ्टिंग हमेशा सिखाई थी। अच्छा अब ये जरा सुनिएगा क्या सिलसिला है। बेटा आपको आंसर ड्राफ्टिंग में क्या क्या बातें लिखनी है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। प्लीज प्लीज प्लीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आज बिल्कुल भी नहीं सोचना। आज कल से हम लोग सोचेंगे नेक्स्ट क्लास से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आप आज नहीं सोचेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी। डू नॉट थिंक ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जस्ट थिंक लाइक दैट यू आर ऑनर ऑफ द कंपनी। जब कभी भी बिजनेस रिस्क के बारे में बात आती है, आपने किसके हिसाब से सोचना है? थिंक लाइक ऑनर ऑफ द कंपनी, थिंक लाइक अ डायरेक्टर। अब एक छोटा सा पॉइंट, मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, जनरल एग्जांपल। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, एक कंपनी का सप्लायर है, उसने मना कर दिया कि आइंदा के बाद आपको उधार पे माल नहीं देंगे, ठीक है। इसमें बिजनेस रिस्क है? क्या बिजनेस रिस्क है? कैश पे माल देंगे और हमारे पास कैश फ्लो हिल सकता है, हाँ या ना? सर उधार पे माल आएगा नहीं तो हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, सो देयर इज अ रिस्क हम अपने कस्टमर लूज कर दें। क्या लूज कर दे जी? कस्टमर्स को लूज कर दे, वर्किंग कैपिटल के इश्यूज हमें अलग फेस होना शुरू होंगे। अब ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हर स्टूडेंट में कहीं ना कहीं वो कमी रहती है, बच्चे पेपर में ये नहीं लिख पाते शायद। ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? वाई, क्यों? वाई का आंसर होता है बेटा रीजंस। क्या आंसर होता है? तो हमेशा एक चीज है, आप वाई को सोचा करें, रीजंस बताना है कि इस वजह से ये रिस्क है। रिस्क तो है। देखो दो अलग अलग चीजें ना, एक होता है आइडेंटिफाई करना। क्या करना? आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो तो केस में लिखा हुआ ही है। आइडेंटिफाई करने के साथ आपने उसको एक्सप्लेन करना है। क्या करना है? एक्सप्लेन। अब जरा सुनो बेटा, बिजनेस रिस्क की जो ड्राफ्टिंग स्टाइल है वो क्या है। आप सबसे पहले लिखोगे मैटर। क्या लिखोगे? और डू नॉट एम्बैरेस मी, एक्सक्यूज मी, मैटर ज्यादा लंबा करना ही नहीं है। मैटर कहाँ लिखा हुआ होगा? सवाल में। सवाल की एक लाइन हम उठा के एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे, मैटर हो गया। मैटर के बाद बेटा आपने लिखना है रिस्क। क्या लिखना है? रिस्क। और रिस्क का मतलब होता है व्हाट कैन गो रॉन्ग। रिस्क का मतलब क्या है? व्हाट कैन गो रॉन्ग।
और तीसरी बात, एक मिनट वेट, एक्सक्यूज मी, तीसरा द मोस्ट 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 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इन सबको क्लब करके जोड़ के आपको अपना आंसर को पैराग्राफ शेप देना है। तीसरा चीज आपने बेटा लाजमी लिखनी है, जिसको मैं इधर हाईलाइट के अंदर करके लिख रहा हूं बेटा, मैटर, रिस्क, और उसका आपने क्या लिखना है, इम्पैक्ट। मैटर, रिस्क और इम्पैक्ट। लेकिन एक चीज, इम्पैक्ट आप किसके ऊपर लिखोगे, इम्पैक्ट ऑन कारोबार, इम्पैक्ट ऑन कारोबार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट नहीं लिखना। फिर एक और मसला, सर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, दो तरह पे आप लिखना कि प्रेजेंट में नुकसान क्या हो सकता है और फ्यूचर में क्या नुकसान हो सकता है। बेटा आपको प्रेजेंट में नुकसान क्या है और फ्यूचर में नुकसान क्या हो सकता है, इसकी वजह से मौजूदा सिचुएशन में क्या नुकसान है और फ्यूचर में क्या नुकसान होगा, और इन तमाम को लिखने के आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर। कितने नंबर मिलेंगे जी, 2 नंबर। देयर इज अ बिजनेस रिस्क वर्थ कितने मार्क्स, 2 मार्क्स। और एक मैं आपको नोट करके पॉइंट बता दूं कि बेटा राइटिंग वाइल राइटिंग बी आर, बी आर स्टैंड्स फॉर business risk, while writing business risk, just imagine, do not think like the auditor। आपने किस तरह सोचना है, कारोबारी हैसियत से, यार तेरे कारोबार को ये नुकसान है तो तेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी ये नुकसान हो सकता है, सही है। सो वेन एवर यू आर राइटिंग द बिजनेस रिस्क, थिंक लाइक, थिंक लाइक व्हाट, बीओडी या ऑनर्स। आई बात समझ में, आपने सोचना है। अब एक चीज, एक्सक्यूज मी, खवातीनो हजरात, बेटा आपने अपनी ड्राफ्टिंग स्टाइल क्या रखनी है, मैटर, मैटर के साथ क्या रखना है, रिस्क, और रिस्क के साथ क्या लिखना है, लाजमी इम्पैक्ट। लेकिन वो जो इम्पैक्ट होगा, वो इम्पैक्ट आपने किसके ऊपर लिखना है, ये बताओगे जरा, कारोबार के ऊपर। किसके ऊपर इम्पैक्ट लिखना है, बिजनेस के ऊपर। सारे स्टूडेंट्स प्लीज ठंडे पन्ने से इसको नोट डाउन करो, जल्दी से कॉपी करो। उसके बाद बेटा वो हैंड आउट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद बेटा मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ पर, हैंड आउट, बिजनेस रिस्क का हैंड आउट। आज पहली क्लास है, ना ज्यादा पढ़ना है ना कम पढ़ना है। मेरा खुद का साउंड कार्ड थोड़ा सा अजीब हुआ है आज, तो हम करेंगे तो जरूर ये वाला, लेकिन एक टॉपिक तो पढ़ के जाएंगे। यार रमजान की टाइमिंग अभी तो आई नहीं है, पता नहीं रमजान की टाइमिंग्स जो होंगी। आपकी शाम का बैच है तो आपको ऑफिस का कोई टाइम पता है, 3 या 4 तक होता है, मैक्सिमम 3 साढ़े 3, तो हमारी क्लास 4 से 6 तक होगी ऐसा कुछ। कैसा ना, सुबह से लिख लो फिर आओ, कोई बात नहीं, खैर होता है। केस स्टडी आपको मिलेगी बिजनेस रिस्क की, और आपको रिक्वायरमेंट भी, अच्छा सारी रिक्वायरमेंट्स भी आपको पता है। सबसे पहली एक रिक्वायरमेंट क्या है, रिस्क की आएगी, सही है। और रिस्क भी बेटा 2 तरह से, एक है बिजनेस रिस्क और दूसरा क्या आपके पास, ऑडिट रिस्क। तो जो बिजनेस रिस्क है उसके ऊपर ये बात हमने लिखनी है। चलो जी, अब खवातीनो हजरात, अब यहाँ पर आ गया बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में हमने क्या लिखना है, मैटर, रिस्क। अच्छा बिजनेस, अच्छा एक और चीज, नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि ये फाइनेंशियल रिस्क है
नॉन कंप्लायंस है या ऑपरेशनल है, लेकिन आपका जहन इन तीन चीजों पे ही जाना चाहिए। कितनी तरह के, अब वी आर स्टार्टिंग विद अवर एग्जांपल्स, ठीक है, और वो एग्जांपल मेरी खुद की नहीं है, वो सब मैंने 2 4 5 पेपर से उठा के एक हैंडआउट बना दिया, ताकि आपका जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो आपका राइटिंग स्किल्स जो है ना वो डेवलप हो जाए। बेटा बिजनेस इसमें 3 बातें, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और तीसरा क्या आपके पास, नॉन कंप्लायंस। फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और नॉन कंप्लायंस, और ये आपके पास मैंने एग्जांपल्स दे दिए और लिखने का तरीकेकार आपके सामने है। अब खवातीनो हजरात सारे बच्चे जरा जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे कहाँ गया जून, ये रहा ट्रिपल ए और हैंड आउट। खवातीनो हजरात यहाँ पर मैं आपके सामने एक हैंड आउट ओपन कर रहा हूँ, और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन बैठे हुए हैं, आपको बेटा ये हैंड आउट मैंने सेंड ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। अब एक चीज ये है, एक चीज ये है, जरा गौर से सुनिएगा, बिजनेस रिस्क की एग्जांपल्स, बेटा एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल, ठीक है, आपके पास फिर 3 एग्जांपल, फिर उसके बाद बेटा आपके पास 4 एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 4, और उसके बाद हमारे पास है नंबर 5, नंबर 6। आपको पता है मैंने पास पेपर्स उठाए थे, मतलब पास पेपर जो मुझे याद है सारे, तो उसके ऊपर सारे तो नहीं, खैर जो जो एलिमेंट्स उठा के मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है, ताकि हमारी राइटिंग स्किल्स डेवलप हो। अब सबसे पहला पॉइंट तो ये है बेटा, ये आपके पास क्या, बिजनेस रिस्क। और बिजनेस रिस्क में आपने कभी भी फतवा नहीं देना, आपने लफ्ज क्या इस्तेमाल करना है, मे बी, माइट बी। और एक और चीज है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, थिंक लाइक व्हाट, ऑनर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, ऑनर बन के सोचें, ऑनर ऑफ द बिजनेस। अब एक छोटी सी बात, एक्सक्यूज मी, सबसे पहले सारे बच्चे मुझसे उर्दू में नॉर्मल बात करें। एक पेपर में लिखा हुआ है, ये जरा देखिएगा, एक्सक्यूज मी, द कंपनी हैज टू मच क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपने बेटा IS2 के बारे में सोचना भी नहीं है, क्यों नहीं सोचना, क्योंकि हम फाइनेंशियल, मैंने आपको असर्शंस बताई है, नहीं बताई, असर्शंस पहले पढ़ेंगे ना, एफ की जो असर्शंस है वो रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या मैंने अभी तक आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जिक्र किया, नहीं, तो आपने भी नहीं करना। तो बेटा IS2 के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। सिंपल एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताओ, एक कंपनी के पास बहुत ज्यादा क्लोजिंग इन्वेंट्री है, आई रिपीट, एक कंपनी के पास क्या है बेटा, बहुत ज्यादा क्लोजिंग इन्वेंट्री है, टू मच क्लोजिंग इन्वेंट्री। आप मेरे को बता सकते हैं कंपनी को क्या नुकसान होगा, ऑब्सोलीट हो सकती है। खुल के लिखेंगे, कितने नंबर है, यहाँ से खाली जगह, स्पेस स्पेस खाली छुट्टी हुई आपको इसमें लिखना है। हाँ बेटा, इसमें आपकी जो कंपनी की टू मच क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री चोरी हो सकती है, बहुत ज्यादा माल पड़ा हुआ है ना। अच्छा, चोरी के साथ साथ क्या वो डिटेरियोरेट हो सकती है, मेरा मतलब खराब हो सकती है, ऑब्सोलीट वगैरह, है ना। तो एज अ रिजल्ट आपका वो माल बिकेगा नहीं, और जब माल बिकेगा नहीं तो नुकसान क्या होगा, आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, स्टोरेज या होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, विच में लोअर डाउन द प्रॉफिट, दैट्स इट। अब ऑपरेशनल हो, नॉन कंप्लायंस हो, सबका कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट किसके साथ जुड़ता है, फाइनेंशियल के साथ, पैसों के साथ जुड़ता है। तो ये बात है, आपने फॉर्म करके, क्लब करके अंग्रेजी में लिखनी है, लेकिन एक चीज ये है खवातीन हज़रात, एक चीज ये है, यू शुड यूज द गुड वोकैबुलरी, थोड़ा सा अपने आंसर को ज्यादा एक्सटेंड करके लिखना है। लिखने का तरीकेकार क्या, ये जरा देखो, बोलो लिखने का तरीकाकार क्या है, सबसे पहले क्या लिखोगे, मैटर, मैटर के बाद रिस्क, और फिर उसके बाद इम्पैक्ट। अब मैं यहाँ पर 3 अलग अलग कलर्स यूज करता हूँ, और आप बच्चे सबसे पहले देखें साथ साथ, फिर उसके बाद आप इसको कॉपी भी साथ साथ कर सकते हैं। सबसे पहले बिजनेस रिस्क मैंने लिखा, या जरा देखिएगा, मैंने लिखा द कंपनी हैज टू मच क्लोजिंग इन्वेंट्री एट द ईयर एंड। बेटा ये जो मैंने लिखा, ये मैंने क्या लिखा, कैन यू पीपल टेल मी, क्या ये मैटर मैंने लिख के कोई कारनामा सर अंजाम दिया है? क्यों सर, ये तो तुमने केस से ही उठा के लिख दिया। अब मुझे बताओ, अब ये बताओ, देयर इज अ रिस्क, किस चीज का रिस्क है, इन्वेंट्री बहुत ज्यादा पड़ी है, क्या इन्वेंट्री ऑब्सोलीट या डिटेरियोरेट हो सकती है, जिसकी वजह से होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी, और उसका इंपैक्ट क्या निकलेगा, प्रेजेंट में इंपैक्ट क्या निकलेगा, माल बिक नहीं रहा, फ्यूचर में इंपैक्ट क्या निकलेगा, आपके जो कैश फ्लो प्रॉब्लम है या जो प्रॉफिट्स है वो क्या हो सकते हैं। इन्वेंट्री अगर खराब हो गई तो, इन्वेंट्री खराब होगी तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसको स्क्रैप पे बेचना पड़ेगा, जिससे आपकी ओरिजिनल कॉस्ट भी रिकवर नहीं होगी, क्या नहीं होगी। और इसको आपने बस एक नॉर्मल अंग्रेजी में लिखना है। सो बेटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देयर इज अ रिस्क दैट, there is a risk that inventory may become obsolete, inventory may become obsolete, comma, chances of
डैमेज और थेफ्ट, चांसेस ऑफ डैमेज और व्हाट, थेफ्ट। बेटा ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउट ऑफ फैशन, ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, और डिटेरियोरेट किसे कहते हैं, खराब होने को। डिटेरियोरेट क्या कहते हैं, खराब होने को। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट्स आप 2 दिन के रखो, वो खराब हो सकता है ना, उसको डिटेरियोरेट कहेंगे। जबकि अगर मैं आपको बोलूं पुरानी टेक्नोलॉजी है, सही काम कर रही है, लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तो उसको हम ऑब्सोलीट कहते हैं। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज आउटडेटेड, आउट ऑफ फैशन। तो बेटा चांसेस क्या, देयर इज अ रिस्क दैट इन्वेंटरी में बिकम ऑब्सोलीट, चांसेस ऑफ थेफ्ट और डैमेज, एंड and it may be deteriorated as well. And it may be deteriorated as well. एंड इफ, अब बेटा इम्पैक्ट जरा सोचें, अगर आपकी इन्वेंट्री, बेटा अगर आपकी इन्वेंट्री, एंड इफ इट इज डिटेरियोरेटेड, then difficult to sell, then difficult to sell at profit, or even original cost may not be recovered, or even beta original cost may not be recovered and might have to be scrapped, and may have to be scrapped. Have to be what, scrapped, मतलब कबाड़ी के दाम में बेचो। बेटा एक और चीज, क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ने से क्या आपकी होल्डिंग कॉस्ट भी बढ़ सकती है, आया ना। तो हम बेटा यहाँ पर एक और पॉइंट भी लिख देंगे कि होल्डिंग कॉस्ट में इवन बी इंक्रीज्ड, होल्डिंग कॉस्ट में इवन बी इंक्रीज्ड। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाए। सो अल्टीमेटली बेटा, अल्टीमेटली हम एक पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं एंड करके, अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी लोवर्ड, या प्रॉफिट कैन बी लोवर्ड। आपका जो प्रॉफिट है बेटा वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। आई बात समझ में यार, यू हैव टू राइट थोड़ा सा ज्यादा, जितना आप लोग F8 में लिखते थे उससे आपको थोड़ा ज्यादा 2-3 लाइंस लिखनी है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, कोशिश करें कि इम्पैक्ट एक ना लिखें, एक से ज्यादा इम्पैक्ट लिखा करें। क्या लिखा करें, एक से ज्यादा इम्पैक्ट। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, मेरी आपको एडवाइस है बेटा, इसकी पिक्चर वगैरह नहीं लेना, आप इसको अपने हाथ से लिखो। हाँ, ये हैंडआउट तो तुम्हारे पास है, अगर प्रिंटिंग फैसिलिटी नहीं है तो अपने रजिस्टर में इसको लिखें जरूर। मैंने यहीं पर लिख दिया, लेकिन मैं एनोटेटेड हैंडआउट्स भी आपको सेंड कर दूंगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लिखें जरूर, ठीक है, राइटिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जो अगले रिस्क पर जाएंगे उसमें मैं ये रंग बिरंगी कलर चेंज नहीं करूंगा, एक ही कलर से मैं लिखूंगा सिंपल, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या मैटर है और क्या चीज है। जी डन। ओके, नाउ बेटा लेट्स मूव अहेड, अब दूसरा डिस्कस करो। इसमें क्या लिखा बेटा, द मशीन इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। अगर बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बोलूं तो आपको जहन में आना चाहिए IS36, क्या आना चाहिए, IS36 क्या कहता है, इंपेयरमेंट टेस्टिंग। जब एक मशीन काम नहीं कर रही तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग, लेकिन हमने तो ये अभी सोचना ही नहीं है, ये कब सोचेंगे, बाद में, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेक्स्ट क्लास में। बेटा द मशीन इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आपकी मशीन सही काम नहीं कर रही है, कैन यू पीपल टेल मी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है बेटा प्लीज पार्टिसिपेट जरूर करें और मुझे बताते जाए साथ साथ, अगर आपकी मशीन बेटा सही परफॉर्म नहीं कर रही है तो इसका क्या रिस्क है, मतलब क्या पॉसिबिलिटी, जी बताएं। लोअर क्वालिटी, क्या वेस्टेज बढ़ सकती है, वेस्टेज बढ़ सकती है, क्या इस वेस्टेज की वजह से आइडल टाइम भी बढ़ सकता है, मतलब लेबर इज देयर, मटेरियल इज देयर, वो मशीन खराब हुई हुई है, तो लेबर बेचारा फारिग बैठा हुआ, यस और नो। तो क्या इससे आपकी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगी, कम होगी, बढ़ेगी, मतलब आइडल टाइम में बिला वजह के मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, है ना। और क्या खराब मशीन की वजह से, क्या खराब मशीन की वजह से, जी वेरी गुड, ठीक है जुबैर, अरसलान, जुबैर आप लोगों ने बिल्कुल सही लिखा। क्या इस खराब मशीन की वजह से पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट बन सकती है ना, जिससे क्या होगा, जिससे प्रेजेंट में कंप्लेन्स बढ़ेंगी और फ्यूचर में
फ्यूचर में सेल डिक्रीज हो सकती है। तो बेटा अगर मैं आपको आज अगर पुअर क्वालिटी दूंगा तो प्रेजेंट में कंप्लेंट्स आएंगी ना, तो फ्यूचर में क्या आएगा आपको, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी रिड्यूस और मार्केट इमेज भी खराब हो सकता है। ये सब काम आपके पास हो रहा है थकी हुई मशीन की वजह से, द मशीन इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो बेटा इसको अब हमने लिखना है नॉर्मल इंग्लिश में, साथ साथ आए और लिखना शुरू करें। बेटा आपके पास क्या है, द मशीन इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, द मशीनरी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल एज इट वॉज डिजाइंड। जिस तरह बेटा इसको डिजाइन किया गया था वैसे आपकी मशीनरी परफॉर्म नहीं कर रही है। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एंड देयर इज अ व्हाट, possibility that material can be wasted, material can be wasted or even idle time can be increased as a result। अच्छा एक और मैं आपको मशवरा दूं, सुनो, एक्सक्यूज मी, एक मशवरा दूं, कोशिश करें एक से दो इंपैक्ट लिखे, एक ना लिखो, थोड़ी ज्यादा डिस्कशन करो। देखो एज अ रिजल्ट मैं लिखने जा रहा हूँ हमारी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ सकती है ना, और पुअर क्वालिटी अलग होगी, तो ये दो अलग अलग बातें हो रही है। कोशिश करें बेटा थोड़ा ज्यादा लिखे, एक मिसाल ना लिखे, ज्यादा ज्यादा इंपैक्ट लिखे, ज्यादा ज्यादा नंबर मिलेंगे। सो एज अ रिजल्ट बेटा आपके पास जो कॉस्ट पर यूनिट है, कॉस्ट पर यूनिट कैन बी, एज अ रिजल्ट बेटा कॉस्ट पर यूनिट क्या हो सकता है, कैन बी व्हाट, इंक्रीज्ड। अच्छा इन एडिशन the product may be of poor quality, in addition beta the product may be of what, the product may be of poor quality which could increase the, which can increase number of complaints and in future potential sales, potential sales in future बेटा आपकी जो potential sales है कैन बी लॉस्ट, है ना बेटा। मे बी माइट बी का लफ्ज आपने इस्तेमाल करना है, और सारी जो है ना बातें, जो जो भी नुकसान आपको समझ में आ रहे हैं वो आप लोगों ने इसमें लिखना है। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आई है। तो आप, अच्छा ये आप जब टाइप करोगे तो आपके पास ये फॉन्ट साइज की वजह से बड़ा छोटा आंसर आपके पास हो सकता है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट आप लोगों ने मैटर जो है ना वो जितना ज्यादा लिखोगे उतना अच्छा है। अच्छा इसमें एक चैलेंज आपको मिलेगा, ट्रिपल ए में एक चैलेंज तो मिलेगा, किस चीज का, टाइम का। मतलब बाज दफा आपका आंसर आ रहा होगा लेकिन आपके पास क्या नहीं होगा, टाइम की शॉर्टेज। तो शायद टाइम की शॉर्टेज हो सकती है, तो भाई कोशिश ये करें कि मैक्सिमम चीजें जो है ना आप प्रैक्टिस टाइप करके करेंगे तमाम चीजों की। अगर मैं कोई आंसर लिखा रहा हूँ तो आप उसको बाद में टाइप जरूर कीजिएगा, ये आपकी एक प्रैक्टिस का हिस्सा है। चले जी, लेट्स मूव अहेड, और बेटा तीसरी रिक्वायरमेंट है, और मुझे इसका जवाब आप लोग बताएंगे, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी प्लीज। बेटा इन 2019 द कैश वाज 20 मिलियन and in 2020 the cash balance was 5 million। सबसे पहला पॉइंट, जिधर फिगर देखो ना परसेंटेज निकाल लो। क्या निकाल लो, परसेंटेज। आपका कैश कितने परसेंट से कम हो रहा है भाई, 20 है ना, आधे का आधा, यानी कि 75%। तो आपका जो बेटा कैश है वो कितने परसेंट से रिड्यूस हो रहा है, 20 है ना यार, 5 दफा 5 आ जाएंगे ना इसमें, तो ये 75% से आपका कैश रिड्यूस हो रहा है, 5 मिलियन पे पहुंच रहा है। जहां पर भी, जहां पर भी आप फिगर्स देखें, पहली बात लाजमी क्या निकालें, रेशो, परसेंटेज निकालें। सबसे पहले बेटा मैं ये लिखूंगा द कैश बैलेंस, सबसे पहले मैं लिखूंगा द कैश बैलेंस इन दिस ईयर
इज रिड्यूसिंग बाय कितना परसेंट? 75%। बेटा ब्रैकेट में कैलकुलेशन भी शो करनी है। 20 माइनस कितना था, 5 ना, डिवाइडेड बाय 20। ये आपने सना किया, ठीक है ना। बस अब मुझे ये बताइएगा, एक्सक्यूज मी, एक मिनट वेट करें, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है प्लीज पार्टिसिपेट करें और मुझे लिख के कुछ बताएं, और आप लोग भी एक्सक्यूज में जवाब दीजिएगा। कैश बैलेंस बेटा आपके पास कम हो रहा है, तो इससे क्या प्रॉब्लम, रिस्क क्या है? ठीक है, गोइंग कंसर्न का रिस्क इसमें आ सकता है, और गोइंग कंसर्न ना ही लिखो तो ज्यादा सही, क्योंकि लॉस में तो नहीं गए ना। लिख सकते हैं गोइंग कंसर्न, मैं आपको बताऊं कैसे, और क्या रिस्क बताओ। पैसा नहीं है यार, पैसा नहीं है। 20 से बेटा 5 पे आ गया तो क्या प्रॉब्लम होगी? लिक्विडिटी इशू। सिर्फ ये नहीं लिखना लिक्विडिटी इशू, एक्सप्लेन करना है। लिक्विडिटी में क्या प्रॉब्लम आएगी? पेबल्स को आप टाइम पर पे नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से अगली दफा उसने उधार नहीं देना, आया ना। दूसरा मसला, इंटरेस्ट हो सकता है बैंक को आप टाइम पे ओवरड्राफ्ट का ना पे कर पाओ, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम आपको उधार नहीं मिलेगा। हो सकता है आप एम्प्लॉयज की सेटलमेंट ना कर पाओ, किस चीज की? उनकी पेरोल की, जिसकी वजह से एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन हो सकती है। भाई पैसा ना हो, खर्चे गिनो ना, पैसा नहीं है, बिजली का बिल नहीं दे पाओगे, रेंट नहीं दे पाओगे, तो आपके पास इस पैसों की मसले की वजह से ऑपरेशनल मसले भी जन्म ले सकते हैं, है ना। इस पैसों की मसले की वजह से आपके पास हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है जुबैर, आपने लिखा है कि हो सकता है कि कंपनी के पास पैसा नहीं है और बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो क्या वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी अवेल कर पाएगी या लूज कर देगी? लूज कर देगी। कितने सारे पॉइंट्स है यार, पैसे नहीं है आपके पास, अगर पैसे नहीं है तो आप अपने खर्चे नहीं पूरे कर पाओगे, और एक कंपनी के खर्चे क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, सप्लायर के पैसे देने, इंटरेस्ट देना है, रेंट देना है, एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है, लॉट ऑफ थिंग्स। तो आपका वर्किंग कैपिटल डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से पैसा नहीं है। तो पैसा किस पे खर्च होता है? स्टेक होल्डर्स पे। इंप्लॉय स्टेक होल्डर है, कस्टमर सप्लायर स्टेक होल्डर है, बैंक स्टेक होल्डर है। पैसा नहीं है तो मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी इवन कैन बी मिस्ड। ये आपके पास बिजनेस रिस्क है, दैट्स इट। आई बात समझ में? तो अब जरा आइए और इसको लिखिए, क्या लिखा है? द कैश बैलेंस इन दिस ईयर इज रिड्यूस्ड बाय 75% and the company may not be able to meet its। अच्छा, ये कोई शॉर्ट टर्म का मसला है या लॉन्ग टर्म का है, जरा बताना। शॉर्ट टर्म का है, क्योंकि कैश एंड बैंक की बात हो रही है ना यार, कैश ही तो डिक्रीज हुआ है। कौन सी कोई तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग गई है, कौन सी कोई आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डूब गई है? तो बेटा आप अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म कमिटमेंट मीट नहीं कर पाओगे। अच्छा, एक और चीज, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या आपका रुझान इंटरेस्ट लोन की तरफ जाएगा? मतलब मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कहाँ सोचूंगा? बैंक। मैंने बोला मैं बैंक से पैसा लेता हूँ, अब अगर बैंक से मैंने मजीद पैसा लिया तो उस पर क्या लगेगा? इंटरेस्ट, जिससे प्रॉफिट्स कम हो जाएगा। ये भी आपके पास रिस्क है। तो जो मसले मसाइल आ सकते हैं वो सारे आपने लिखना है। तो आपने लिखा था कैश बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 75%, the company may not be able to meet its short term obligations like not paying salaries on time, which may create dissatisfaction in employees, which may create बेटा what? Dissatisfaction in employees। जी जी बिल्कुल जुबैर, आपका जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन जरा डायरेक्टली लिख दो, जो भी मसला है। विच में क्रिएट व्हाट बेटा? डिससेटिस्फेक्शन इन एम्प्लॉइज, और if not paying on time, if not paying on time to the suppliers, if not paying time on time to the suppliers, then the relationship with them may be damaged, and as a result arranging materials in future can be difficult। बेटा आगे मैं लिख रहा हूं फर्दर मोर, ऐसे ही पॉइंट मेरे जहन में आया था तो मैंने कहा मैं लिख देता हूँ। बेटा इसके अलावा मुझे एक और बात बताओ, क्या आप लोन की तरफ जा सकते हो कैश नहीं है तो?
और अगर आपका रुख लोन की तरफ पहुंचेगा तो एज अ रिजल्ट क्या प्रॉब्लम होगी? इंटरेस्ट बर्डन विल इंक्रीज, which would lower down your profitability. So beta furthermore the company may, beta furthermore company क्या कर सकती है? may approach the bank for loan which could increase the interest burden and lowering the profits. ठीक है ना? इट क्वाइट मे बी पॉसिबल कि ये वाले आपके पास काम आ सकते हैं. अच्छा खासा लेंदी हम लोगों ने लिख दिया है ना. इस तरह आपको मुकम्मल 2 नंबर मिलने के चांसेस होते हैं. ठीक है. अपना जुबैर आपने ये पॉइंट भी लिखा है. तो आप अगर कंपनी के पास कैश बैलेंस नहीं और इन्वेस्टमेंट कर दिए कहीं, ये भी हो सकता है, तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्क है. लेकिन फिलहाल आप सब्जेक्ट मैटर पर रहोगे कि कैश की शॉर्टेज हो रही है. हो सकता है यार, ये जुबैर का कहना ये है कि हो सकता है कि मैंने कोई जो पैसा कम हो उसकी एक रीजन ये भी कि इन्वेस्टमेंट किया हो, हाँ या ना. लेकिन उस तरफ रुझान नहीं लेके जाना है. कैश कम हो रहा है, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्या होगी ये आपने लिखना है. ठीक है ना? जो सब्जेक्ट मैटर है उससे आपको बेटा प्रॉब्लम क्या होगी ये आपने लिखना है. सही ना? तो योर कैश बैलेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, जिसकी वजह से आपके पास ये मसले मसाइल आ सकते हैं. अच्छा, अभी शायद किसी एक बच्चे का डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा. ये लिखा हुआ है, आप इसको जल्दी से लिख लो. आई एम वेटिंग. अगर लिखा हुआ नहीं, सो यू कैन राइट. जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने सबने लिख लिया यहाँ पे अबाउट द बिजनेस रिस्क. मुझे सारे लोग जरा बता दें ताकि तसल्ली मिल जाए ना, श्योरिटी मिल जाए. चले जी, नाउ लेट्स मूव अहेड. बेटा नंबर 4, ये क्या लिखा हुआ है? कंपनी इज ऑपरेटिंग इन अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट एंड न्यू कॉम्पिटिटर had also entered in the market. ये भी एक एग्जाम क्वेश्चन का था, एक चीज लिखी हुई थी. मुझे एक बात बताएं, आप किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हो उस वक्त? कंपटीशन में, है ना? कंपटीशन में यू पीपल आर ऑपरेटिंग. और सवाल में क्या लिखा है? कौन आ गया आपके सामने? नया कॉम्पिटिटर आ गया. यार अब मुझे एक बात बताओ, आपकी दुकान के सामने एक नया दुकान खुल गई, एक नया कॉम्पिटिटर आ गया, क्या रिस्क है? कॉम्पिटिटर क्या कर सकता है? कैसे? वो रास्ते में जाके उनको किडनैप तो नहीं करेंगे? मतलब कस्टमर कैसे हाईजेक करेगा आपके कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर? बेटर सर्विसेज और सेलिंग प्राइस. वो F1 की किताब में लिखा है ना कि प्राइस इज अ वॉर, इट्स अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर्स. तो वो अपनी प्राइसेस को कट डाउन कर सकता है. हाँ, मैं एक और आपको मिसाल दूं कि ऐसा होता है जैसे अभी कुछ टाइम पहले, ये अभी रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है आई थिंक साल 1.5 साल पहले की बात होगी. कुछ टाइम पहले एक हमारी कोरियर सर्विस है TCS, सबने नाम सुना है. और एक है OCS. OCS ने अपना नया ऑफिस खोला था यहाँ पे, मेरे ख्याल में शायद क्लिफ्टन में, कहाँ पे. उन्होंने डेलिबरेटली ऑफर्स दी थी किनके एम्प्लॉयज को? TCS के. फॉर एग्जांपल आप TCS में काम कर रहे हो, मैं OCS हूँ, तो मैंने आपको यहाँ पर अपॉइंट करने की कोशिश की है. क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर दो चीजें कर सकता है. प्राइस कम करके किसको कैप्चर करे? मार्केट शेयर. और नंबर 2, आपकी की इंप्लॉयज को अपने पास ऑफर दे सकते हैं ज्यादा सैलरीज पे. तो उन्होंने ज्यादा सैलरीज पे करने की ऑफर दी थी. अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, नए कॉम्पिटिटर आने से यस एग्रेसिव मार्केटिंग
कोई एग्रेसिव मार्केटिंग हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, क्या आपको गिराने की और अपने आप को अच्छा करने की। अब मेरे पास जरा ध्यान से सुनना, कॉम्पिटिटर्स जब कभी भी मार्केट में एंटर हो सकते हैं, तो क्या वो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से आपका मार्केट शेयर लूज कर सकते हैं। तो ऐसे में रिस्क ये है कि अगर आपने कॉम्पिटिटर को रिस्पॉन्ड नहीं दिया, क्या नहीं दिया, अच्छा एक मिनट, ये कॉम्पिटिटर क्या कर सकता है जरा बताओ, सेलिंग प्राइस को, मुझे क्या रिस्क है, अगर कॉम्पिटिटर ने सेलिंग प्राइस कम की तो क्या हो जाएगा, कस्टमर चले जाएगा। और अगर मैंने सेलिंग प्राइस और कम कर दी तो कस्टमर इधर ही रहेगा, लेकिन मेरे प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो अगर मैंने कॉम्पिटिटर को वक्त पे उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो बेटा हमारा मार्केट शेयर क्या हो सकता है, लूज हो सकता है। और अगर आपने इनोवेट भी नहीं किया तो ये आपके पास सिंपल बिजनेस रिस्क है। देयर इज ओनली टू मार्क फॉर दिस राइटिंग, लेकिन आपने लिखना थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, चले जी आइएगा जरा इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पे पॉइंट लिख रहे हैं कि न्यू कॉम्पिटिटर had entered in the market, but a new competitor had entered in the market, entered in the market and may try to reduce the try to reduce the selling price to capture the market share, to capture the market share with more better services. If the company will not respond, इफ बेटा ये जो लफ्ज है ना, इफ अपने आप में क्या है, रिस्क को शो करता है। इफ अपने आप में किसको शो कर रहा है, रिस्क, यानी कि अगर आपने कॉम्पिटिटर को रिस्पॉन्ड नहीं किया तो यही तो रिस्क है कि आपका मार्केट शेयर क्या हो सकता है, लूज हो सकता है। इफ द कंपनी विल नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉम्पिटिटिव मूव्स, इफ द कंपनी विल नॉट रिस्पॉन्ड बेटा टू किसको, टू द कॉम्पिटिटिव मूव्स, तो आपके पास चांसेस क्या है, देन चांसेस ऑफ losing potential customers, chances of losing what बेटा, potential customers. However, मैं यहाँ पर एक और पॉइंट लिख रहा हूँ, however if the selling prices would be reduced, would be reduced, then profitability could also be reduced. बेटा अगर आपने ये सेलिंग प्राइस अगर कम कर दी तो जाहिर सी बात है जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो यार कॉम्पिटिटर का कुछ हमें भरोसा नहीं है, वो एग्रेसिव मार्केटिंग कर सकते हैं। जो भी आपको समझ में आता है आप इसमें और भी लिख सकते हो। मैंने वर्बली पॉइंट्स बता दिए कि वो हमारे की इंप्लॉइज को भी अपॉइंट करने की कोशिश कर सकते हैं अगेंस्ट द हाई सैलरीज, है ना। और अगर आपने अपनी एचआरएम अच्छा नहीं किया, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो आपके इंप्लॉइज भी जा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आप जितना इसको एक्सटेंड करें, पर ये नहीं पूरा ऐसे नहीं लिखने लग जाना भाई पेपर में इसी के ऊपर शुरू कर दिया, 2 नंबर के लिए आप लोग लिख रहे हो, सही है। तो पूरा ऐसे नहीं लिखना शुरू कर देना। यू आर राइटिंग फॉर 2 मार्क्स, 2 नंबर के लिए मैक्सिमम 5 से 7 लाइन, 7 लाइन्स अच्छा है जो टाइपिंग वहां पे करेंगे, ये भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इज इट डन जी। ड्राफ्टिंग स्टाइल समझ में आया क्या लिखना है, मैटर, व्हाट कैन गो रॉन्ग, और उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। किसके ऊपर इंपैक्ट, बिजनेस रिस्क के ऊपर इंपैक्ट, सही ना, बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट। चले जी नंबर 5, बेटा नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है ये जरा देखो, ये आप जरा मुझे बताएंगे सारे स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम क्या है। कंपनी इज यूजिंग एजेंट्स टू सेल द प्रोडक्ट, जो आपकी कंपनी है वो क्या यूज कर रही है, एजेंट्स टू सेल द प्रोडक्ट। जी मतलब मैं अपना माल खुद नहीं बेच रहा, किसके थ्रू बेच रहा हूँ, एजेंट। रिस्क क्या है, सोच के जवाब देना, कैसे है? सिर्फ ये अच्छा ऐसा लिखने का कोई नंबर नहीं मिलेगा, देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड, नो नो मार्क्स। यू हैव टू एक्सप्लेन खुल के ज्यादा ज्यादा जी। कंपनी अपना माल खुद नहीं बेच रही, किसके थ्रू बेच रही है, एजेंट। मैं आप एजेंट है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाईजान मेरा माल बिकवा दे, कमीशन ले लेना, सही है। ऐसे में रिस्क क्या है,
जी, ऐसे में रिस्क है, सोचें। और एजेंट के थ्रू, किसी, आप अपनी प्रोडक्ट खुद नहीं बेच रहे, आप किसी और के थ्रू बिकवा रहे हो प्रोडक्ट, क्या नुकसान हो सकता है? ये भी एक चीज हो सकती है। अच्छा, क्या एजेंट्स का रवैया, बिहेवियर विद द कस्टमर, फॉर एग्जांपल रूड हो सकता है? तो नाम किसका खराब होगा? कंपनी का। एक और चीज है, ध्यान से सुनना। मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ये पेन मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, और आप एजेंट है। आपको मैं कमीशन देता हूँ 10 रुपए एक यूनिट के ऊपर। ये मेरी कॉम्पिटिटर है, ये भी ये पेन बेच रही है, उसने बोला आपको मैं 12 रुपए की कमीशन दूंगी। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आप किसका माल ज्यादा बेचोगे? जहां से कमीशन आएगा। ऐसा हो सकता है कि जो एजेंट है वो बाइस्ड हो जाए, आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स भी बेचना शुरू कर दे, क्योंकि यार एजेंट का मतलब क्या होता है? वो एजेंट है आपका भी मेरा भी। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, स्टॉक एक्सचेंज में एजेंट्स होते हैं। आप, मैं उनके थ्रू शेयर्स ले सकता हूँ, तुम भी उनके थ्रू शेयर्स ले सकते हो, तुम भी कोई भी ले सकता है ना? तो हो सकता है एजेंट में भी बायस एट सम टाइम। और एक और चीज, डायरेक्ट कांटेक्ट कस्टमर का किसके साथ है? एजेंट, हमारे कंपनी का नहीं है। इसका मतलब जो मेरी सीआरएम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो किसके हाथ में? और एजेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से हु विल बी डिग्रेडेड? हमारी प्रोडक्ट का नाम खराब होगा। इट में अफेक्ट अवर गुडविल एज वेल, है ना? इट मे बी पॉसिबल। तो ये सारी कहानी जो है ना आपके पास एजेंट्स की है। अब एक काम करें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स और जो फिजिकल यहाँ पर बैठे हैं, इस हैंडआउट पे नहीं, रजिस्टर पे कहीं रफली, क्योंकि मैं लिखाऊंगा वो तो आपने लिखना है, खुद लिखे जरा सबसे पहले। और जगह छोड़िएगा, जो मैं लिखाऊंगा वो आपने लाजमी लिखना है, लेकिन इस वक्त मैं चाहता हूँ एक दो तो पहले खुद तो लिखें, ताकि आपका आइडिया हो। कुछ एक दो पॉइंट्स जो समझ में आता है लिखो। कंपनी इज यूजिंग द एजेंट्स, खुद से लिखो जरा। अच्छा, एक मिनट, एक्सक्यूज मी, एक मिनट। एक ये भी आपने लिखना है अभी के अभी, और ये भी आपने लिखना है। ये तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो समझ में आता है खुद से लिखो। एक पॉइंट तो खुद लिखेंगे ना, फिर मैं लिखाऊंगा ना। बेटा दोनों पॉइंट्स लिखो, पांचवा भी और छठा भी अपने रजिस्टर में लिखें, फिर उसके बाद मैं लिखाऊंगा। अब छठा पॉइंट आपका एक तरह से टेस्ट वाला हिसाब किताब हो जाएगा। लिखो जरा जल्दी से सारे स्टूडेंट्स।
हाँ जी, लिखा कुछ आप लोगों ने? हाँ, दोनों लिख लिए? थोड़ा बहुत क्या, दूसरा भी तो लिखते हैं ना कम से कम। चलो जाए। अच्छा, दूसरा लिखा है? दूसरा लिखा है? दूसरे में क्या, क्यों दूसरा भी लिखेंगे ना। चलो, आ नहीं रहा पॉइंट जन में भाई, पॉइंट्स आने चाहिए, कुछ भी लिख दो यार, सही गलत जो भी है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इस वक्त आपकी कंपनी क्या यूज करे, जल्दी बताइएगा। एजेंट। तो यार इसमें पॉइंट ये आएगा कि द कंपनी इज सेलिंग द प्रोडक्ट थ्रू एजेंट्स which increase the reliance on agents, and agents may be biased. Agents may be what? Biased. अच्छा, किस तरह बायस हो सकते हैं एजेंट्स? सेलिंग किसके किसके प्रोडक्ट ज्यादा, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट अगेंस्ट द हाई कमीशन है। एजेंट्स में बी, अच्छा देखो फतवा नहीं देना, आपने क्या लफ्ज इस्तेमाल करना है, मे बी। एजेंट्स में बी बायस्ड एंड may sell the product of competitors against high commission. Against what? High commission. अच्छा, it may also be possible. अच्छा, एक और इसका मसला पता है क्या है, किसी भी किस्म की, सुनो, किसी भी किस्म की नेग्लिजेंसी हो गई या कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई, इससे किसकी रेपुटेशन खराब होगी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, हम लोग क्या बोलते हैं, यूफोन के फ्रेंचाइज जाओ, ऐसा ही होता है ना। तो आपको पता है यूफोन का अपना थोड़ी होता है, वो तो फ्रेंचाइज होता है। फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, कंपनी यूफोन की है, मैं कस्टमर केयर सेंटर खोल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा ये मेरी दुकान है, इसको मैंने ऑफिस बनाया, यूफोन वालों को कांटेक्ट किया, मैंने बोला आपकी हेल्पलाइन और जो आपकी कस्टमर सर्विस है उसकी फ्रेंचाइज है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, ये ऑफिस यूफोन का नहीं है, फ्रेंचाइज होती है। फ्रेंचाइज तो किसी और का बिजनेस होता है ना, वो सिर्फ यूफोन का नाम यूज कर रहे हैं उनको रॉयल। अब आप सोचो, एक मिनट, आप कस्टमर हो, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की, एजेंट हो ना मैं, नाम किसका खराब होगा, यूफोन का। तो अगर कोई भी कम्युनिकेशन खराब हो रही है तो वो कॉल एजेंट्स होते हैं, वो कॉल सेंटर वालों को ठेके पे काम दिया जाता है, आउटसोर्स किया जाता है। तो अगर उनकी तरफ से कोई मिसकम्युनिकेशन है, इट विल रूइन द इमेज ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर बेटा एक और चीज हो सकती है, in addition any miscommunication with the customers can impair the relationship and इससे, excuse me, and it may create a customer dissatisfaction, हाँ या ना, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन हो सकती है, एंड डिससेटिस्फेक्शन इन कस्टमर्स। अच्छा, इन एडिशन, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं, सुनो यार, जब आप किसी और के ऊपर रिलाय करते हो तो मेरे ख्याल में आपकी अपनी स्किल्स तो है ही नहीं। एक मिनट, क्या सेलिंग करना एक स्किल्स है, हाँ या ना? मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये प्रोडक्ट किसी को सेल करके दिखाओ, तो सेलिंग स्किल्स अलग होती है, क्या ख्याल है? दुकानदार के बात करने का अंदाज डिफरेंट होता है। तो इन एडिशन हम रिलायंस किसके ऊपर कर रही है बताएं? एजेंट, आपके इन हाउस सेलिंग स्किल्स तो लॉस्ट है, आपकी कोई टीम डेवलपमेंट तो नहीं है ना, तो आप किसी और के, मतलब मैं एजेंट को बोलूंगा मेरा माल बिक दे, इसका मतलब मैं खुद नहीं बेच सकता। सो इन एडिशन relying on agents would not develop in-house selling skills। ठीक है, इन हाउस सेलिंग स्किल्स आपकी डेवलप नहीं होंगी, क्योंकि यू आर एक्सेसिवली रिलाइंग ऑन द एजेंट्स। आप एजेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हो, तो इसकी वजह से आपकी इन हाउस जो डेवलपमेंट स्किल्स है वो डेवलप नहीं होंगी, इन हाउस सेलिंग स्किल्स डेवलप नहीं होंगी, ये आपके पास चीज है। अच्छा, नेक्स्ट जो था हमारे पास लास्ट वन, एक मिनट, बिजनेस समझ में आया ना कैसे लिखना है? पेपर में बिजनेसेस का आपको कितने नंबर का आ सकता है ज्यादा से ज्यादा? 8, 10, 12, एक सवाल में 10 नंबर का है भाई, एक दफा में 8 नंबर का। अभी 2020 का लेटेस्ट पास पेपर था, शायद 2020 का था, हाँ, उसमें 8 नंबर का बिजनेस था, और
समवेयर अराउंड 18-20 नंबर का रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, इस तरह की कुछ चीज है। खैर एनीवेज, नाउ दिस इज द, अच्छा अगली क्लास से हम लोगों ने वो शुरू करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसी के ऊपर तवज्जो देनी है यहाँ पर। चले जी, एंड द लास्ट वन, a new regulation is about to enact in the industry। क्या नई रेगुलेशन आ गई या आने वाली है? आने वाली है। तो आपके बिजनेस को क्या रिस्क है? जी बेटा, नई रेगुलेशन का क्या रिस्क है? नया कानून आने वाला है, इससे तुम्हें क्या रिस्क होगा? हाँ, नॉन कंप्लायंस का रिस्क है। क्या चीज? नहीं, हाँ वो जो भी है, मजबूरी कुछ भी है, रिस्क क्या है कि मैं उस नए कानून को क्या ना कर पाऊं, कंप्लाई ना करूं, नॉन कंप्लायंस का रिस्क मैंने डाल दिया। तो इसका नुकसान क्या होगा ये बताएंगे? अगर आपने कानून को फॉलो नहीं किया तो पेनल्टी होगी। हो सकता है कि आपको रेगुलेटर सस्पेंड भी कर दें। सस्पेंड करने का मतलब ये होता है कि आपका बिजनेस है ना, अब 2 महीने के लिए सस्पेंड, आप कारोबार नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली आपका फाइनेंशियल रिस्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अल्टीमेटली फाइनेंशियल यानी कि पैसों का रिस्क आ जाएगा, हायर पेनल्टीज। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट तो क्या है? द न्यू रेगुलेशन इज अबाउट टू इनेक्ट, the new regulation is about to enact in the industry, the new regulation is about to enact in the industry। और अब आप मुझे ये बताइएगा, इस नई रेगुलेशन की वजह से हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? जी, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट, and there is a possibility that company would not comply with the new regulation, and इसकी वजह से, एंड इट कैन, बेटा मुझे एक बात बताओ, इसकी वजह से क्या हो सकता है जरा बताइएगा? हाँ, एंड इट कैन रिजल्ट इन पेनल्टी which may lower down the profits or even license to operate can be suspended। हो सकता है कि आप सस्पेंड कर दिए जाओ, है ना? और इवन लाइसेंस टू ऑपरेट कैन बी व्हाट, suspended, and it may deteriorate the image, and it may deteriorate the image of the company। है ना, ये चीज हो सकती है। तो कहीं ना कहीं भाई आप लोगों को मे बी माइट बी करके जो है ना इम्पैक्ट, नुकसान लाजमी बताना है। क्या बताना होता है आपको? नुकसान। ये है आपके पास बिजनेस रिस्क। अच्छा, किसी ऑनलाइन स्टूडेंट का शायद अरसलान तुम्हारा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप इसकी पिक्चर कह सकते हो, या जो आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये तमाम चीजें। अच्छा अब जरा देखो नए रेगुलेशन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पेपर ट्रिपल ए इज वेरी मच एग्जाम फोकस्ड, इज वेरी मच क्या, एग्जाम फोकस्ड। लेकिन ऐसा नहीं पहले नॉलेज ले रहे होते हैं। अब आप किताब भी खोल के देखोगे तो उसमें बिजनेस, इसमें ये कुछ लिखा हुआ है फाइनेंशियल एग्जांपल्स के साथ। लेकिन आपको क्या लगता है वो एग्जांपल्स थोड़ी कोई पेपर में, पेपर में तो दे विल बी अ लार्ज केस स्टडी, उस केस स्टडी के ऊपर हमने उठा के चीजें लिखनी होती है, ठीक है? तो हमने जो टॉपिक इस वक्त स्टार्ट किया है वो रिस्क असेसमेंट का है। अभी आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास है फ्राइडे को, फ्राइडे को, ठीक है? सेम टाइमिंग आप 6:30 तक आ जाए, अब उसको स्टार्ट करके थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेंगे 6:30 बजे एग्जैक्टली, और फिर 7 बजे तक नमाज का ब्रेक ले लेंगे, लेकिन स्टार्ट कर लेंगे। तो कोशिश करें आप लोग टाइम पर आ जाए। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, हाँ 6:30। अच्छा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, टाइमिंग आप जरा डे सुन लीजिए, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, यानी कि कल नहीं परसों क्लास है। 6 o'clock सही है, 6:30 ऑफिस आते हैं, 6:30 ज्यादा फिजिबल है। 6:30 पर आप लोग आ जाएं सारे बच्चे, और जो ऑनलाइन है वो आपको पता है किस तरीके से ज्वाइन करना है। और बाकी सेकेंडली नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, असर्शंस और ऑडिट रिस्क की तरफ जाएंगे। किस तरफ जाएंगे? फिर वही इसी तरह एग्जांपल्स के साथ। फिर जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, फुल फ्लैश क्वेश्चन। फुल फ्लैश क्वेश्चन के वो वाले पार्ट्स जो है। अब एक चीज है, जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, जो एसबीआर लेवल के थोड़े बहुत,
उसके ऊपर हमारा रुझान ज्यादा होगा। सिंगल कंपनी की तरफ रुझान भी होगा। आपके पास ग्रुप कंसोलिडेशन भी आएगी, क्या आएगी, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ग्रुप की होंगी, तो आपको ये सोचना है पूरे ग्रुप में ऑडिट रिस्क क्या चीज है, ठीक है ना, लेवल आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, चले जी, अभी यही तक रखते हैं। जो ऑनलाइन स्टूडेंट से कॉपी हो गया, सो यू कैन लीव। टेक केयर, सी यू ऑन फ्राइडे। अल्लाह हाफिज।